बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमा साह की उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ऑफिस जाने की तैयारी हो चुकी होगी, ऑफिस पहुंच चुके होंगे, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ, प्यारे से मूड के साथ आज के दिन का आगाज करें, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा है। हल्की हल्की हवा चल रही है और वो हवा जब आपके चेहरे से टकराती है तो एक जन्नत सा एहसास जो है ना वो होता है। बिल्कुल, और वो इस गर्मी में जन्नत का एहसास, इतनी ठंड का एहसास होना, ये वाकई में जन्नत से कम नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन जैसे ही आते साथ मैंने ये खबर शेयर की तो मुझे ये भी पता चला कि अलर्ट जारी भी हो गए हैं और दरियाओं में तुग़यानी का सिलसिला भी जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ नारान कागान की तरफ अगर हम देखें तो नाले जो है वो भी भरना शुरू हो गए हैं, ग्लेशियर्स पहले ही आया है। हाँ, अभी आगे के स्पेल्स रहते हैं और फर्स्ट स्पेल पे ही अलर्ट जारी हो गया है। अल्लाह ही खैर करे कि आगे क्या होगा। वैसे भी पता है 1 साल हो गया, 1 साल से यही बात चल रही थी कि इस बार मानसून आएगा तो जाहिर सी बात है दोबारा से वही सेम जो लास्ट टाइम की इस वक्त अगर हम लोग चेक करते हैं ना खोल के वेदर फोरकास्ट, तो इस्लामाबाद में तो अगले 1 हफ्ते तक बारिश दिखा रहे हैं। और ये सुन के, ये देख के मौसम का जो मूड है ना वो इतना अच्छा हो गया ना। और वैसे ये हवस का महीना होता है और हम लोगों ने एक्सपीरियंस की 2-3 दिन पहले सख्त किस्म की हवस चल रही थी, लेकिन अब आप लोग बाहर निकले, जाके बाहर कहीं पर भी खड़े हो जाए, इतनी खूबसूरत हवा चल रही होती है, इतनी ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी जो है वो हवाएं आ रही। लेकिन फिर भी आपने गलियात करो आजकल के दिनों में बिल्कुल नहीं करना है। फिलहाल थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सा ख्याल रख लें, कोई ज़रूरत नहीं है। 5-10 दिन बाद भी चले जाएंगे तो भी मौसम खुशगवार ही रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें। एग्जैक्टली। तो ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास खबर है हमारे प्यारे सूबे बलूचिस्तान से, जहाँ पर बलूचिस्तान स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत कायम IT हब जो है तुर्बत, उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। तुर्बत में ये कायम किया गया है और बलूचिस्तान स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत ये किया गया है। तकरीब में सिविल इंतजामिया के हुकाम थे, मकामी मुअज़्ज़िज़ीन थे और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बलूचिस्तान स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत कायम IT हब तुर्बत नौजवानों के लिए जदीद डिजिटल तालीम और हुनरमंदी का मरकज़ बन चुका है। इस जदीद मरकज़ का मकसद नौजवानों को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करते हुए उन्हें कौमी और आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाना है। IT हब में जदीद IT हॉल्स शामिल हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज, कॉन्फ्रेंस रूम, फ्री लांसर्स हब हैं, तफरीही एरिया है और स्टाफ रूम कायम किए गए हैं। जदीद IT हॉल को 50 कंप्यूटर सिस्टम्स, 75 इंच स्मार्ट डिस्प्ले, हाई स्पीड इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क और सर्विलेंस सिस्टम से आरास्ता किया गया है। मरकज़ में तफरीही सहूलियात भी हैं, जहां पर इंडोर गेम्स, सोलर पावर बैकअप और एयर कंडीशनिंग का निज़ाम भी किया गया है। जबकि IT हब तुर्बत के पहले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, जबकि क्लासेस अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। तो अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान से और तुर्बत के आसपास हैं तो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएं, ताकि आप तरक्की में बलूचिस्तान की अपना किरदार अदा कर सकें और एक स्किल सीखें जो आगे आपके काम आ सके। और स्किल्स की ही हमें ज़रूरत है। बिलाशुबा आपके पास जो है अगर स्किल्स ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है वो किसी भी काम का होता है, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के आपके पास जदी पुश्ती एक दौलत है वही चली आ रही है, तो ये वो आपका नाम नहीं बना सकती। आप अपने स्किल्स से अपनी मदद आपके तहत अपना नाम कमा सकते हैं। सो नाउ इट्स इन योर हैंड्स इफ़ यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तानी अमरीकन एक डॉक्टर है आसिफ महमूद साहब, अमरीकी हाई कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी के चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तानी नशाद अमरीकी डॉक्टर आसिफ महमूद को अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। वो इस ओहदे पर फायज होने वाले पहले पाकिस्तानी, पहले मुसलमान और पहले जनूबी एशियाई हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद इससे कबल USCIRF के वाइस चेयरमैन थे और 2028 तक कमीशन के रुकन रहेंगे। ये इदारा अमरीकी खारजा पॉलिसी में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करता है। डॉक्टर आसिफ का ताल्लुक पंजाब के शहर खारियां से है। वो अमेरिका में प्लमोनोलॉजिस्ट माहिर अमराज तनफ़ुस होता है। उनके इंसानी हुकूक के हवाले से भी सरगर्म है। उन्होंने अमरीकी सियासत में भी हिस्सा लिया और कई अहम ओहदों पर खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर आसिफ महमूद को ट्रंप इंतजामिया के दौर में इस अहम इदारे में बतौर चेयरमैन तैनात किया जाना इंतहाई गैर मामूली एकदम तस्वुर किया जाता है, जो कि बिलाशुबा है भी, क्योंकि कमीशन की साबिक चेयरपर्सन विकी हर्टल्स थी, जो 13 बरस तक अमेरिका की रुकन कांग्रेस और 7 बरस तक रियासत मिज़ूरी की रुकन असम्बली रह चुकी हैं।
डॉक्टर आसिफ महमूद साहब जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल मीडिया सेफ्टी और ईस्ट लॉस एंजलिस फॉर कॉलेज फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड से भी वाबस्ता हैं। अब अगर वैसे बात की जाए तो अमेरिका में आजकल पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है और आई थिंक ये तो एक तरह से एक किस्म का बैलेंस और इक्वलिटी की भी अगर हम बात करें तो वो भी हमारे सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहीं पर इंटरनेशनल है। आइए एक और आपको बताते हैं कि दूसरी जानिब बरतानिया का हम जिक्र करते हैं और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है लंदन, उन्होंने ये खबर जारी की है। बरतानिया में पाकिस्तान के नौ मुंतखब हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने लंदन के तारीखी लिंकास्टर हाउस में सफारती जो है वो कवर के वाइस मार्शल स्कॉट फर्सिडन वुड को अपनी तकर्री के सफारती असनाद पेश कर दिए हैं। हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने इस मौके पर पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की जानिब से बरतानिया की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस आज़म का अदा किया कि वो अपने बरतानवी हम मनसबों के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। याद रहे कि टीपू उस्मान ने 20 जुलाई 2026 को बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं और जब ये यहाँ से जा रहे थे, फॉरेन सर्विसेज के बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, तो मैं देख रहा था बहुत सारे हमारे जो दोस्त डिप्लोमेट्स हैं वो इनको बुला बुला के फेयरवेल डिनर्स भी दे रहे थे। इस्लामाबाद से इनकी रवानगी जब थी तो काफ़ी लोग इनको सी ऑफ करने भी गए और बड़े अच्छे लम्हात थे ये। इनकी फैमिली पाकिस्तान से मूव कर रही थी, जा रही थी और इससे पहले हमारे जो हाई कमिश्नर थे डॉक्टर फैसल साहब, वो अब किसी और जगह पे अपॉइंट हो गए होंगे। पहले वो लंदन में मुकीम थे, 2023 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो 3 साल मुकम्मल हो गए डेफिनेटली, तो वहाँ से मूव कर जाएंगे। और डॉक्टर फैसल एक वक्त में आपको याद होगा कि हमारे स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे फॉरेन अफेयर के। सो टीपू उस्मान भी इनको बड़ा रेट किया जाता है हाईली रैंक्ड ऑफिसर के तौर पर। सो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली है और जितने भी पाकिस्तानी मुकीम हैं इंग्लैंड में, अगर आपको कोई मसला हो सो जाएं हाई कमिश्नर से मिलें। बहुत जो है वो काफ़ी फ्रेंडली है, मैंने सुना है इनके बारे में, मैं इनसे मिला। वैसे भी इससे पहले भी मैंने बरतानिया के हाई कमीशन के बारे में सुना था। जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वो बहुत अच्छी है वहाँ के लोगों को। नहीं जानती डॉक्टर फैसल थे ना, डॉक्टर फैसल को नहीं जानती? हाँ नहीं, मैं वैसे ओवरऑल इदारे की वहाँ पे बात कर रही हूँ कि वाकई भी वहाँ पे जो पाकिस्तानी मुकीम है तो उनको बहुत सहूलत मिलती है। सो अभी भी अगर कोई जो है किसी भी सिलसिले में उनसे मिलना चाहे, उनसे बात करना चाहे, सो उनके दरवाजे वैसे हमेशा हमने सुना है कि खुले ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बता दें अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ देखने में आ रही है। आलमी सतह पर अब आवाज़ें उठने लगी हैं। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगी हैं। इलाकाई अमन को दाव पर लगाने वाले तालिबान रजीम की नाक़िस पॉलिसियों के ने अफगान ख़वातीन के मुस्तक़बिल को भी तारीक बना दिया है। अफगान तालिबान के जाबराना तर्ज हुकूमत ने उनका इंतहा पसंद चेहरा जो है वो दुनिया पर आया कर दिया है। अफगान जरीदे हश्त सुबह के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मिशन के सरबराह नसीर अहमद फ़ाइक ने तालिबान पॉलिसियों को इंसाफ के असूलों के खिलाफ करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़वातीन की गिरफ्तारियों, सिनफी तशद्दुद और जबरी शादियों ने तालिबान के तर्ज अमल पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। नसीर अहमद फ़ाइक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पैगाम के मुताबिक तालिबान पर्दे की आड़ में हिरासत में ली गई ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे रिचर्ड बेंट का कहना है कि तालिबान जिन्स की बुनियाद पर जुल्म और सितम समेत गैर इंसानी इक़दामात जारी रखे हुए हैं। नसीर अहमद फ़ाइक ने कहा है कि तालिबान क़यादत अपने अहलकारों के इक़दामात से बाखबर है और ये सब उनकी मंजूरी से हो रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान इंतज़ामिया की इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगान अवाम इस वक्त शदीद जबर और जुल्म का शिकार हैं और इस पर फाइनली जो है वो हमें अब आवाज़ें उठनी सुनाई जो है वो दे रही है। लेकिन वैसे ही काफ़ी टाइम से हम यही देख रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर ये बहुत मसला है, वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पिछले दिनों जो हमने देखा कि वो जो सिंगर की भी आई थी कि उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी आलमी बरादरी जो है उसने एहतजाज किया था। लेकिन ये मुल्क जो है ये तो ये सोचना चाहिए था पहले कि आप किन को कब्ज़ा दे रहे हैं वहाँ पर और वो लोग इस काबिल भी हैं कि वो हुकूमत चला सकें या नहीं चला सकें। और फिर सारा का सारा अमेरिका ने जो असला वहाँ पर छोड़ा है और फिर जो गठजोड़ बना हुआ इसराइल और भारत का, पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा है ही है, लेकिन खुद अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जो है वो काफ़ी खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे तो समझ इस चीज़ की नहीं आती, जिस इस्लाम के नाम पर जिसके नफाज की ये बात करते हैं, क्या वो इस्लाम इनको ये इजाज़त देता है जो वो ये कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आगे
आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात, आपको बताएं कि बहरा जनूबी चीन में कशीदगी जो है वो सामने आ रही है। हर तरफ जंगों की सूरत हाल है। आइए एक और जो है मसला मुल्क के दुनिया के अंदर पेश आने वाला है, उसके हवाले से भी हम जिक्र करते हैं। चीन और फिलिपाइन के फ़ौजी एहलकारों में हाथापाई हुई है, वीडियो वायरल है। बहरा चीन जनूबी चीन जो है उसके मुतनाज़ समंदरी इलाके में चीन और फिलिपाइन के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार की है और दोनों ममालिक के फ़ौजी एहलकारों के दरमियान हाथापाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जबकि दोनों हुकूमतों ने एक दूसरे पर इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ामात आयद किए हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक ये वाक़या सेकंड थॉमस शोल के करीब जो है वो पेश आया, जो बहरा जनूबी चीन का एक मुतनाज़ा इलाका है जहाँ पर चीन और फिलिपाइन दोनों अपना हक जताते हैं। फिलिपाइन की मुसल्लह अफवाज का कहना है कि चीनी कोस्ट गार्ड की एक कश्ती जिसमें 8 एहलकार सवार थे फिलिपाइन के ग्राउंड पे किए गए जंगी जहाज़ के करीब पहुंची और वहां तस्वीर और वीडियोज़ बनाई। फिलिपाइन के मुताबिक जब इसकी बहरिया की 2 कश्तियाँ चीनी एहलकारों को इलाके से दूर करने की कोशिश कर रही थी तो चीनी एहलकारों ने उन पर जो है वो तशद्दुद किया और तशद्दुदाना रवैया जो है वो इख्तियार करते हुए एक फिलिपानी एहलकार जो है उसके सर पर लकड़ी के डंडे से वार किया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक झड़प के दौरान फिलिपाइन की एक जो है वो रबड़ बोट उसको भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब पे चीन ने फिलिपाइन के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि उसके कोस्ट गार्ड एहलकार मामूल की गश्त पर थे, ताहम फिलिपाइन के 2 फौजी कश्तियाँ तेज़ी से उनके करीब आईं और मुतअद्दिद इंतबात के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया। चीनी हुकाम का कहना है कि उनके एहलकारों ने सूरत हाल को काबू रखने और अपने समंदरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए, जबकि किसी भी गैर ज़रूरी ताकत के इस्तेमाल की तरदीद की है। वाज़ेह रहे कि बहरा जनूबी चीन दुनिया के अहम तरीन तिजारती समंदरी रास्तों में शुमार होता है, जहाँ चीन, फिलिपाइन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई और दीगर ममालिक के दरमियान समंदरी हुदूद पर तवील अरसे से तनाज़ा जारी है। ये तनाज़ा है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये फिलिपाइन की कश्तियाँ हैं जो अभी आ रही हैं सामने और इनकी आके आपस में जो है वो फड्डेबाजी शुरू होगी, लड़ाई शुरू हो गई और उस चक्कर में एक दूसरे को ये जो है ना दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो बात लड़ भी ऐसे रहे हैं, हाँ। मतलब फिलिपाइन भी लड़ सकता है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये बात है कि बस अब इसका मतलब है कि कोई भी छोटी सी बात होगी तो बस हम हथियार उठा लेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। डंडों से लड़ाई करेंगे। हाँ, मतलब डंडों से हो, बंदूकों से हो, मिसाइलों से हो, अब सिर्फ गोला बारूद ही होगी। अब कोई जो है वो बातचीत नहीं मुझे नज़र आ रही है। तो ये भी आई थिंक इनको क्या अपना हरमस का ही मसला बनाना चाह रहे थे जो उन्होंने शुरुआत कर दी है। अब लेट्स सी कि मामले की एक्चुअल नोयत क्या थी और किस वजह से पेश आया, दैट इज़ समथिंग एल्स, क्योंकि दोनों ने जो इस वक्त क्लेम किया है दैट इज़ डिफरेंट स्टांस बता रहे हैं। लेकिन सिचुएशन जो हुई है, जो मामला हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है वो तशवीशनाक है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो आला क़यादत है हमारी, वो भी वियतनाम और चीन के दरमियान भी कोई सफारती सूरत हाल निकालेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं जी। आपको बताते हैं कि फर्श पर 362 किलो पीनट बटर वो फैलाकर फनकार को अनोखा खिराज अकीदत पेश किया क्या गया। बात है जी। तकरीबन 15,000 सैंडविचेस का जो पीनट बटर है वो एक ही दफ़ा ज़मीन पर लौटा दिया गया और ये शपर्स जो है फनकार उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। पता नहीं किस चीज़ का खिराज अकीदत पेश किया गया। ये भी नीदरलैंड में मारूफ तस्वुराती फनकार रोमटी शपर्स को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक म्यूजियम के फर्श पर 362 किलोग्राम से ज़ायद पीनट बटर फैला दिया गया, जो तकरीबन 15,000 सैंडविचेस बनाने के लिए काफ़ी है। गुज़िश्ता माह 78वीं साल की आर्ट हो रही है दुनिया उम्र में इंतकाल कर जाने वाले वेम टी शपर्स ने पहली बार, ना मुझे पसंद आ रही है ये चीज़, ना कोई मतलब ये क्या चीज़ है। अब आई डोंट नो, हाँ इसकी क्या कोई बैकग्राउंड, कुछ तो बैकग्राउंड होगा, ऐसे तो मतलब नहीं क्या उसको पीनट बटर पसंद होगी, पीनट बटर उसने बनाई होगी, पीनट बटर उसके बच्चे खाते होंगे, पीनट बटर उसके खानदान वाले खाते होंगे, क्या होगा। मे बी कि पीनट बटर का जो फार्मूला है वो उन्होंने पेश किया। चलो तो फिर उसकी जमीन पे फार्मूले को बिछा के क्या किया जा रहा है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन फिर भी ये उनका एक तर्ज का खिराज अकीदत है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन उनकी तरफ से अपने लेजेंड को ये खिराज अकीदत आपको क्या चीज़ पसंद पेश किया है। मुझे पीनट बटर खाने में पसंद है। वैसे केचप वगैरह आपको पसंद है? आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं केचप नहीं खाती। आपको खिराज अकीदत जब मैं पेश करूंगा ना तो हम केचप के जो है वो नदियाँ बहाएंगे। ठीक हो गया, ठीक सही। लेकिन मैंने भी केचप थोड़ी ना बनाया है। तो फिर मेरे ख्याल से आम का अचार ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है। आम के अचार को अब नीचे तो नहीं गिरा सकते इस तरह। नहीं उन्होंने भी तो नीचे, अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। बटर पेपर बिछाया होगा, ऐसे थोड़ी फेंका होगा। उसके बाद वो खाया भी होगा, आई एम श्योर। हाँ
ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? वो अगली आपको खबर हमारे बताते पास है कि माथे पर टॉयलेट पेपर रोल्स का तवाजुन कायम करने का आलमी रिकॉर्ड बना है। आइए आपको एक और अनोखा, दिलचस्प और इंतहाई फजूल रिकॉर्ड जो है दुनिया का वो दिखाते हैं। माथे पर टॉयलेट पेपर रोल्स का तवाजुन कायम करने का आलमी रिकॉर्ड अमेरिका के एक सीरियल रिकॉर्ड ब्रेकर ने माथे पर टॉयलेट पेपर रोल्स का तवाजुन कायम करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम कर दिया। अब तो मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी शक हो रहा है कि ये भी कोई बहुत अक्लमंद लोग नहीं बैठे हुए। ये तो कोई बहुत अक्लमंद लोग यहाँ पर नहीं बैठे हुए, मुझे ऐसा लगता है। 195 टॉयलेट पेपर का रोल्स का मुतवाजन करके एक बार फिर जो है मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया इन्होंने अपने नाम। डेवरिडिश ने पहली मरतबा 2021 में 101 टॉयलेट पेपर रोल्स सर पर तवाजुन रखकर ये रिकॉर्ड कायम किया था। ये तो कल को कोई ऐसा रिकॉर्ड आ जाएगा, मैं 3 दिन से वॉशरूम नहीं गया, अगला बोलेगा 5 दिन से वॉशरूम नहीं गया, उसके बाद बोलेगा कि 2 हो सकता है। देखिए, हो सकता है नजम, क्यों हो सकता है? क्योंकि ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो चीज़ सामने आती है जो इससे पहले ना हुई हो। उसकी ये नहीं है कि उसकी नौयत क्या होगी, वो किस बेसिस पे होगा, वो खाने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो भी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने पहनी होगी। सो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। So you should do something that is, you know, historical और पहली बार हो रहा हो। सही बात। तो फिर जो है वो किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने वो पहली बार इतने सारे टॉयलेट पेपर्स जो हैं वो अपने सर पर रखे और उसको मुतवाज़न तौर पर बरकरार भी रखे हुए थे काफ़ी देर तक, तो फिर इसलिए उनका बनता था। आगे बढ़ते हैं। खैर, एनीवे, एवेंजर्स से हमारे पास क्या है? एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर जारी हो गया है। शायकीन में जोश की लहर। मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर जारी कर दिया और जारी करने के साथ साथ टिकटों की फरोख्त भी शुरू कर दी है। ट्रेलर में 3 मुख्तलिफ कायनातों के सुपर हीरोज को एक साथ दिखाया गया है जो एक ऐसे खतरनाक दुश्मन का मुकाबला करते हैं जो पूरी कायनात के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। फिल्म की हिदायतकारी एंथोनी और जोरोसो ने की है, जबकि इसे जो प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन जो की है, वो केविन फेगी, लुइस डी ने की है और जोनाथन उनके पार्टनर्स रहे हैं। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो यास्कल, एंथोनी मैकी, पॉल रेड, फ्लोरेंस पेग और ये सारी उनकी कास्ट है बेसिकली, और बहुत सारे और भी मारूफ अदाकार इसमें शामिल हैं। मार्वल ने ऐलान किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। तो जितने भी एवेंजर्स के फैन हैं उनको मुबारक हो कि एक दफ़ा फिर से एवेंजर्स की फिल्म आ रही है। वैसे आप मुझे ये बताएं कि आपको इस तरह की मूवीज जो है वो, हाँ, सुपर हीरोज, बैटमैन, सुपरमैन, फलाना मैन, डिमकाना मैन। I really like the Batman. हाँ। Not the Superman, not the Spider-Man. हाँ। मैं उसके साथ रिलेट नहीं कर पाया, लेकिन बैटमैन मुझे रियल हीरो लगा था। और वो एक सुपर हीरो अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर कोई हो तो उससे जो है वो, तो वो मुझे क्यों लगता है लगी थी, मतलब क्यों फील हुई थी? बाकी सारे हीरोज आखिर में बच जाते हैं, बैटमैन ही था जो मरता है एंड पे जाके, और वो जब वो बॉम्ब लेके मैनहट्टन शहर से बाहर चला जाता है, तो वो ऐसे रियल हीरो जो बड़े मजे का कैरेक्टर था। देन हिज बाइक और सारा उसका सेटअप जो था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। फिर उसका कॉस्ट्यूम बड़ा मजे का था, मतलब सुपरमैन का थोड़ा फनी सा कॉस्ट्यूम होता है। वैसे मुझे सुपरमैन, और स्पाइडरमैन में तो मुझे लगता है सांस बंद हो जाएगी स्पाइडरमैन वाले उसमें। आपको हैरी पॉटर कैसे? हैरी पॉटर एक सुपर हीरो वाली फिल्म तो नहीं है, नहीं वैसे, हाँ, साइंस फिक्शन है, लेकिन हाउ डू यू लाइक इट? बहुत मजे की थी वो तो, हमारे बचपन की थी, तो बचपन में इतनी समझ भी नहीं होती थी, तो वो जो दिखाते थे हम मान लेते थे उसको। ट्रू। अभी सुना है वैसे उसका एक लेकिन बैटमैन अभी भी आप जो है ना देखें तो आपको एक थोड़ी सी लगती है मजे की, रिलेटेबिलिटी थोड़ी सी फील होती है। रशिया के जो टूरिस्ट थे हस्बैंड वाइफ, उन्होंने भी जो मैनहट्टन शहर के टावर पे जो किया, वो भी बैटमैन को ही कॉपी करने की कोशिश की है। खैर, आइए आपको खवातीनों हज़रात, लास्ट में हमारे पास खबर है। आपको जानते ही हैं कि हमारे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं मुर्तज़ा नकवी साहब, वो हमें ज्वाइन करते होते ईरान से, ही इज़ IR एक्सपर्ट एज वेल। लेकिन बड़ी अच्छी बात उनकी ये है कि वो एक जो है ना बड़ा अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। जब भी यहाँ से लोग जाते हैं मशहद में वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए, सो मौक़िब करीमा के नाम से वो अपना फ़राई और ख़िदमत गुज़ार जो है ना वो एक सिस्टम चला रहे हैं जिसकी सरपरस्ती वो ख़ुद कर रहे हैं, और इनका मकसद है कि नजफ़ और मशहद के आने वाले जो ज़ायरीन हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत और मेहमान नवाजी और हत्तुल इम्कान जो है वो सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश करते हैं। पिछले तकरीबन गुज़िश्ता 6 बरसों से वो ये काम कर रहे हैं, और मशहद मुक़द्दस और 4 बरसों से नजफ़
अशरफ में भी इस अजीम खिदमत को अपनी मदद आपके तहत जो है वो मुसलसल अंजाम दे रहे हैं। और इस जज्बे के तहत जो है उनकी इस मौक़िफ़ की तमाम सरगर्मियाँ अहले खैर और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम के ताउन से जारी हैं, और हर आने वाले ज़ायर को जो है वो खिदमत के लिए अपनी सआदत और एज़ाज़ जो है वो समझते हैं। तो अगर आप लोग जाते हैं ईरान, विज़िट करते हैं, सो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मौक़िफ़ करीमा इनका ये सिस्टम है, आप लोग इनसे रब्ता करें, जो भी सहूलियात आपको इनके पास मुहैया है वो ये आपको फराहम करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक जी। ब्रेक से जब वापस आएंगे हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, और हम ज़रा आइए बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी कल कश्मीर में मौजूद थे, बिलावल साहब भी मौजूद थे, और वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी चल रही है। अब क्या सूरत हाल बन सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल नीड ऑफ द टाइम जो है ये सेगमेंट है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं, और सियासी सरगर्मियों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के इंतखाब, तंजीम साजी और अवामी राब्ता मुहिम पर तवज्जो दे रही हैं। इंतखाबी मैदान में रवायती सियासी जमातों के साथ साथ नई सियासी कुव्वतें भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। उसी में एक बड़ा नाम हमारे सामने आया, गिलगित बल्तिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और अब ताज़ा पार्टी बन के जो सामने आई है कश्मीर के अंदर भी इलेक्शंस में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, और पार्टी क़यादत की जानिब से तंजीम को फ़ाल करने और आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाने पर जोर दिया जा रहा है। IPP की जानिब से तरक्की, रोज़गार, तालीम, सेहत और बेहतर गवर्नेंस जैसे मामलात को अपनी सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के अवाम के अहम मसाइल में रोज़गार के मौके, महंगाई, बिजली, सड़कों, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी शामिल है, जिन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों की तवज्जो मरकूज रहेगी। आने वाले इंतखाबात में अवामी मसाइल, उम्मीदवारों की साख और जमातों की कारकर्दगी अहम किरदार अदा कर सकती है। सो आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ जमातों की हिकमत अमली क्या होगी, और अवाम किन तवक्कुआत के साथ इंतखाबी अमल की तरफ देख रही है। लेकिन हम बात करेंगे ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां किस मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और मौजूदा सियासी माहौल क्या है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या इस वक्त वक़्त है, अवाम किस तरीके से उनको चाह रही है, सपोर्ट कर रही है, आगे किस तरीके से उनके मामला देख रहे हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो LA 39 जम्मू 6 जो रावलपिंडी डिवीज़न है, और KPK का इलाका जो है इसमें शामिल होता है। मुहाजिर सीट है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो कश्मीरी वोटर्स शामिल हैं। उनके जो IPP के कैंडिडेट हैं 40 साल से सियासत में हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ शामिल रहे, और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से LA 39 और जम्मू 6 की सीट पर इंतखाब जो है वो लड़ेंगे। और इस वक्त जो है वो अपनी जोर शोर से मुहिम जारी है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जनाब मोहम्मद ताहिर खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो खोखर साहब, माशाल्लाह से आप अभी जिक्र कर रहे थे, यहीं से बात का आगाज़ करेंगे कि आपने भी पहले कभी गहमा गहमी इतनी नहीं देखी आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस की, और ख़ास तौर पे अपने हल्के की आप बात कर रहे थे। ज़रा बताइएगा अपने हल्के के बारे में, और इस वक्त की सियासी सरगर्मियाँ जो जारी हैं इंतखाबात के लिए, उनके हवाले से। देखें, ये हल्का जो जम्मू के 6 हल्के हैं उनमें से एक है, और ये एशिया का दूसरा बड़ा हल्का है, और पहला बड़ा हल्का एशिया का जम्मू 1 है। अच्छा। जो खुशाब से शुरू होता है और चमन तक जाता है, यानी पूरा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के 24 ज़िला हैं। दूसरा बड़ा हल्का ये है जिसमें पिंडी डिवीज़न है, और KPK के तकरीबन 27 अज़ला हैं, और 3-4 अज़ला ऐसे हैं जहाँ सिर्फ 3-3 वोट हैं। हाँ, और वहाँ भी देखें कि जमहूरी निज़ाम आज़ाद कश्मीर का इतना मजबूत है, फ़ाल है, कि पिछले 30 सालों में मुसलसल अपने टाइम पे इंतखाबात हो रहे हैं, लोगों को आके राय दही का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। और इसी वजह से जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में कश्मीरी मुकीम है, उनको अपना हक जो है वो, यानी 3 वोटों के लिए भी
4 अफराद का अमला वहाँ मौजूद है, तमाम सहूलियात वहाँ पहुँचाई गई हैं ताकि वो 3 शख्स जो हैं वो अपना वोट इस दे दफा इतनी सकें। जो सरगर्मी जी, है जी। हमने गिलगित में भी गहमा-गहमी, देखी है कि जोश गहमा खरोश। गहमी। असल में देखें, आज़ाद कश्मीर के जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं वो आपके सामने हैं। 40 दिन से जो कुछ आज़ाद कश्मीर में खेला जा रहा है वो भी आपके सामने है। और ख़ास तौर पर कि ये मुहाजिर सीटों को जी लेकर जी, तो अब इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। अच्छा, इनकी मिली भगत से कश्मीरियों का जो हक पिछले 4 सालों में ये इस्तेमाल करते रहे हैं और जिस तरह वहाँ खुद ही अपोजिशन का और ख़ुद ही हुकूमत का रोल अदा करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर बेचैनी पैदा हुई, लोग उठ खड़े हुए अपने हकूक़ के लिए और ये अपनी मराद के लिए, अपने उन वजारतों के लिए जो है आपस तो में खोकर साहब, लड़ते आपको रहे। नहीं लगता कि अभी भी कश्मीर में कोई मखलूत हुकूमती बनेगी? जी देखें, मखलूत आप देखें, अब इस वक्त तीसरी बड़ी कुव्वत जो सामने आई है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। जी। इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग वहाँ मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक जबकि इंसाफ का क्या उधर मामला है? तहरीक इंसाफ देखें तीसरी कुव्वत थी, बल्कि दूसरी बड़ी कुव्वत थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया है। ये एक गैर सियासी फैसला उन्होंने किया है। आवाम से वो दूर हो चुके हैं और उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। उन्हें जो भी सूरत हाल सामने आती है उसको फेस करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। हार जीत इलेक्शन में होती है, लेकिन आवाम को असल हक़ाइक़ पता चलते। तो मैं समझता हूँ PTI ने मैदान छोड़कर नून लीग को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो इन सीटों पर जो पाकिस्तान में इस वक्त, और इसका इजहार जो है राना सनाउल्लाह साहब ने 2 महीने पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि 10 सीटें तो मेरी जेब में हैं। बिल्कुल है। और 11वीं से गिनती करें आज़ाद कश्मीर में। वैसे कौन क्यों सी उन्होंने कहा होगा? उन्होंने इसलिए कहा कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, उनके पास वसाइल हैं। आप देखिए, मैं मिसाल देता हूँ कि पिछले 3 हफ्ते से जो कुछ मैं इस हल्के में देख रहा हूँ कि कोई भी MNA, कोई भी मिनिस्टर, फेडरल, सूबाई, कोई भी कौंसलर, कोई भी चेयरमैन और कोई भी अहदेदार, सब मौजूद। यानी पूरी नून लीग इस हल्के में गली गली कूचे कूचे में जा रहे हैं। बल्कि मैंने अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और वो इनाम क्या है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा एक रैली की क़यादत कर रही हैं गुजर खान में, तो उसकी तस्वीर है। मैंने कहा इसमें 10 कश्मीरी अगर आप साबित कर दें वोटर, तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा। उसमें सारे लोग मकामी और गैर कश्मीरी और गैर वोटर। अच्छा। आप देखें ना, सारी कैंपेन वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ- पंजाब के लोगों को साथ तो लेके। आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ मुस्लिम जी, लीग नून वाली। हम आपकी कैंपेन अपनी तो बताएं। डोर टू डोर जा रहे हैं। ठीक है। जहाँ जहाँ कश्मीरी जिस इलाके में हैं वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट वोटर्स के पास जाएं और उनको बताएं। अब देखिए, हमेशा यहाँ क्या होता है कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में है, पंजाब में है, वो असरअंदाज होता है और लोगों को वोट पर मजबूर करते हैं। गिलगित में इस दफ़ा हमने तब्दीली देखी है वैसे। जी देखिए, और फिर उस तब्दीली के बाद हमने ये देखा है कि अलीम खान साहब की जमात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बड़े लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है। वो क्या वजह और मुझे ये उम्मीद है, मैं अदारों से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि जो इलेक्शन के दिन फ़ौज तैनात की जाए इन हल्कों में, इसलिए कि हमें खदशा है कि नून लीग की मरकज़ में सूबे में हुकूमत है और ये उसका फ़ायदा उठाते हुए इंतजामिया को इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी कॉन्फिडेंट है। तारिक फजल चौधरी साहब भी उस दिन प्रोग्राम में बैठ के ही कह रहे थे, आपको क्या लगता है मैं मैदान में उतरूंगा, मुझे ये नहीं पता होगा मेरी जेब में 8 सीटें हैं। जी जी, आप उनसे पूछें ना कि आप इतने अगर दावा कर रहे हैं तो आपके साथ जो कश्मीरी वोटर्स हैं वो दिखाएं ना हमें। वोटर्स कहाँ हैं? वोटर तो उनके साथ नहीं है, वो तो नून लीग के भी वोटर। वो कहते हैं जी देखें, मिसाल के तौर पर देखें, मेरे मुकाबले में जो नून लीग का उम्मीदवार है ये 5वीं दफ़ा, 4 दफ़ा इस हल्के से वो जीत चुका है पहले, 5वीं दफ़ा उम्मीदवार है। और जहाँ कहीं भी वो जा रहा है लोग इनकार कर रहे हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। आपने 4 दफ़ा क्या किया है? मतलब आपने जो हमारा कोटा था वो उतनी नौकरियाँ दी हैं, उतने फंड्स दिए हैं। 4 दफ़ा आप अगर कुछ नहीं देते, 5वीं दफ़ा आप इनको साथ लाए हैं, लाओ लश्कर, तो हमें क्या देंगे आप? मंशूर क्या है जी IPP का, वो जरा देखें, आज़ाद कश्मीर की तामीर तरक्की, टूरिज़म को प्रमोट करना, नौजवानों को रोज़गार देना, सेहत, तालीम पर तवज्जो देनी। आज दिन तक ये क्यों नहीं मुमकिन हो पाया? आप भी मुख्तलिफ पार्टियों का हिस्सा खुद रहे हैं। मैं बिल्कुल हिस्सा रहा हूँ। मुमकिन इसलिए कि हमारे यहाँ देखिए जो क़यादत आती है उसमें 90% जो है वो लोग आते हैं जो पैसे के बलबूते पे, बरादरीज़म पे आते हैं। उन्होंने अपना जो पैसा लगाया होता है उसको कवर करने के लिए
और अपनी बरादरी को नवाजने के लिए वो इक़्तिदार में आते हैं। इस बार आपको लगता है कि लोग पैसों की मद में नहीं आएंगे? जी, मैं समझता हूँ आपने देख लिया, गिलगित में भी देख लिया और 2024 के इलेक्शन में भी देख लिया आपने कि किस तरह मतलब फॉर्म 47 भी इस्तेमाल हुआ, सब कुछ जी, जो जी, कुछ जी। हुआ। तो अब लोग जो है वो इस झांसे में नहीं आएंगे कि नून लीग हमें क्या देगी और वोट खरीदेंगे या उनको गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो अच्छा, मैं इलेक्शन एक सवाल जो है ना वो जी। आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पार्टी प्रेसिडेंट से रिलेटेड सर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सरदार तनवीर इलियास साहब जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, उनकी जो तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि सियासत का हिस्सा होता है मुख्तलिफ पार्टीज़ में शामिल होना, लेकिन वो हर पार्टी के साथ रहकर अब IPP के जो है वो हिस्से में आए हैं। आपको लगता है कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का जो टाइम था, जो टेन्योर था, उसमें मसाइल ज़्यादा थे जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके? उनके साथ जो क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं उनको कर सकी, उनकी टीम वैसे नहीं वो बना सके, और अभी क्या विजन होगा कि वो पार्टी को लीड कर रहे हैं जिस तरीके से? अब उनको जिस वक्त हटाया गया वो हालात अगर आप उस तरफ तवज्जो दें, आप देखें उनके दौर में आज़ाद कश्मीर में 30 साल बाद पहली दफ़ा बलदियाती इंतखाबात हुए, यानी सही है। पहली दफ़ा सही है। बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियार दिए गए, ठीक। फंड दिए गए ठीक। और उस पर अमल भी हुआ। तो उसके बाद ग्रुपिंग में जो कुछ हुआ और जिस तरह पार्टी के अंदर से लोगों ने उनकी मुखालफत करके, यानी मैं अली अमीन गंडापुर साहब थे, इस तरह और PTI के लोग थे जी। जिन्होंने एक साजिश के ज़रिए उनको हटाया। मैं समझता हूँ कि अगर उनको मौका मिलता तो वो तो परफॉर्म परफॉर्म करते। करते। अब एक साल के अंदर देखें ना, एक साल में तो बंदा तो सर ये बात तो PTI भी कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन हम उनकी बात नहीं मान रहे। वो कहते हैं हमें पूरा मौका दिया जाता तो हम जो है तो ऐसे कर लेते, हम वैसे कर लेते। 3.5 साल मिला ना, फ्री हैंड मिला, पूरा वसाइल मिले। लेकिन सर उस वक्त भी PMLN के जो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हैं हमारे, वो यही कहते थे कि इतनी मुझे मिल जाए, इतने 3 साल तो मैं पाकिस्तान को रॉकेट की जैसे तरक्की जो है दिलवा दूंगा। तो कहाँ है अब तरक्की? देखें अभी आप देख ले, शहबाज शरीफ साहब हैं, 3 साल हो गए ना, 3.5 साल इनको भी। तो अब जो हालत मुल्क की इन्होंने की है वो भी आपके सामने है। इससे पहले इमरान खान साहब, मंशूर तो बन जाता है, वादे भी कर लिए जाते हैं, एतमाद दिलाया जाता है वोटर को कि जी हम आपके एतमाद पर पूरा उतरेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है उसके बाद वो सब चूमंतर हो जाता है। वो जो गली कोचे अभी भरे हुए हैं वो उसके बाद वहाँ कोई नजर नहीं आता। देखिए आज कश्मीर के जो हालात पैदा हुए हैं, ये इसकी बुनियादी वजह यही है जो आप बयान कर रही हैं कि अगर नुमाइंदे अब परफॉर्म करते, लोगों के मसाइल हल करते, से तालीम पर तवज्जो देते, तो आज ये धरना 45 दिन से जो बैठा हुआ है ये ना बैठता। अब इसको जो रंग दिया जा रहा है मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है। असल लोगों के बुनियादी मसाइल की वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब जब मसाइल हल करने की तरफ जा रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो उसको दूसरा रंग दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर में जो पिछली असम्बली बनी है, ये उसमें ऐसे कुछ गलत लोग माजरीन सीटों पर भी आकर काबिज हुए जो नॉन कश्मीरी थे, जिन्होंने टिकट हासिल किए पैसे के जोर पर या किसी और सोर्स से। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के किरदार पे आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन के महदूद इख्तियारात हैं, वो इलेक्शन तो करवाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट हैं, जो नताइज हैं जो सामने आते हैं वो भी, लेकिन सर डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी तो होती है ना, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही उनको हक दिया जाता है कि हाँ आप इस हल्के से खड़े हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो फिर उनको क्यों दे दी जाती है इजाज़त जब वो हक ही नहीं रखते हैं? देखिए मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ये इलेक्शन हमारे हो रहे हैं, इसमें मैंने ऐसे 2 वोटर्स का वोट कटवाने की लीगल रिक्वायरमेंट सारी पूरी की है, उसके बावजूद अभी तक उनका वोट मौजूद है। अच्छा। कि ये नॉन कश्मीरी हैं। फिर उनमें से एक उम्मीदवार भी बन गया, कागज़ भी उसके एक्सेप्ट हो गए। मैं उस सिलसिले में कोर्ट में गया कि जी अगर एक बंदा कश्मीरी आई नहीं, जाली कागज़ बनवा कर वो आके पेश, तो उसकी मतलब उसको चेक करने का प्रोसेस जितना लंबा है कि साल अदालतों में ज़ाया हो जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ये देखा कि दूसरी तरफ, एक तरफ मरियम साहिबा CM है, एक तरफ सोहेल साहब CM है, तो हम भी वज़ीर आज़म जो है वो यंग कैंडिडेट लगाए फैसल राठौर साहब। फैसल राठौर साहब ने जो थोड़ा बहुत कारकर्दगी दिखाई है, और उनको लाया इस वजह से गया था कि उन्होंने पिछली दफ़ा धरने पे काबू पा लिया था और जाके मुज़ाकरात किए थे, और ख़ुद भी यंग हैं तो यंगस्टर के साथ मुज़ाकरात करके कामयाब हो गए थे। लेकिन उनके दौर में दोबारा से ये मसला उठा तो उनसे काबू अभी दोबारा नहीं हुआ। क्या लगता है फैसल राठौर साहब की अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर अभी गुजरा है, पीपल्स पार्टी के जो एंड पे टेन्योर गुजरा है, इसको आप कैसे देखें? पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट लेनी नहीं चाहिए थी,
उस वक्त फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए था। उन्होंने इलेक्शन में जाने के बजाय ये 8 महीने की हुकूमत इसलिए कबूल की कि हम इनमें चीज़ें इस तरह मैनेज करेंगे ताकि अगले 5 साल हमें हुकूमत मिल सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग अनवारुल हक साहब के हामी थे या नहीं थे कि वो जी करते देखें, रहते? उनके बहुत सारे इकदाम जो हैं मैं समझता हूँ कि वो सही थे, ठीक। और आज हालात और वक्त ने साबित किया है कि उनको अगर सही, आप देखें ना, वज़ीर आज़म तो एक था ना, बाकी 35 वजीर जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के यही लोग थे। इसी तरह अब एक चेहरा बदलने से फैसल राठौर, बिल्कुल ऐसे है, हाँ। वुज़रा तो वही हैं, वुज़रा काम तो उन्होंने उसी तरह, तो बस टीम वही है सारी। कैप्टन आपने चेंज किया, उसको भी इख्तियारात नहीं दिए, तो वो काम कैसे चलाएगा? समझे? तो ये हालात उस वक्त भी थे। अनवारुल हक को अगर फ्री हैंड दिया जाता, अब देखिए सारा इल्ज़ाम अनवारुल हक पर डाला जाता है, जबकि उसमें ये सियासी पार्टियाँ शामिल थी, दोनों इनके वज़रा शामिल थे। आज भी वही सियासी पार्टियाँ, देखें ना, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया हुकूमत बनाने में, और दूसरे ने खुद अपोजिशन में बैठ गई। अब देखिए ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि आप हुकूमत भी करें और अपोजिशन भी करें, तीसरा किसी को मौका ना दे, पीटीआई ना आ सके या आईपीपी ना आ सके। खोखर साहब, तैयारी क्या है इस वक्त आईपीपी की? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई थी, उससे पहले असद उमर साहब को अरस्तू कहा जाता था और समझा जाता था कि वो बड़े जो है वो माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, लेकिन बाद में हमने देखा कि तैयारी नहीं नजर आई। तो आईपीपी की तैयारी क्या है कि अगर हुकूमत मिल जाती है तो क्या इस साबित कदमी के साथ जो है वो आगे बढ़ सकेंगे? बिल्कुल, देखे पीपल्स पार्टी और नून लीग की नाइली की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, और उसके बाद टिकटों की तकसीम पर दोनों पार्टियों में जिस तरह बंदर बांट हुई है, उससे मायूस होकर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो वाकई हकदार जी वो आईपीपी में शामिल हुए। आप देखें 15 दिन में एक पार्टी ने बुनियाद रखी और 38 उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर के अंदर दिए। अब 38 में मैं समझता हूँ कि 12-13 हल्के ऐसे हैं जहाँ हम कंपटीशन में हैं, पहली या दूसरी पोजीशन में है, और इंशाल्लाह मैं दावा करता हूँ कि हम 10-12 सीटें कम से कम लेंगे। कुछ ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि कोई डील हुई है इस वक्त आईपीपी के साथ और आईपीपी को हुकूमत देने के हवाले से बात हो रही है। नहीं, डील किससे हो सकती है? डील तो आवाम से हुई है ना। आवाम के पास गए हैं कि वोट दें, हमें कामयाब कराएं और हम आपके लिए आएंगे, और जो काम ये नहीं कर सके वो हम करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा जो है वो आईपीपी के चांसेस बन रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देख लें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि हर सिक्के के दो रुख होते हैं, नजम ने ये सवाल किया कि अगर आप लोगों को मिल जाती है हुकूमत तो आप लोग क्या करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हार गए, खुदा न ख्वास्ता आप लोगों को नहीं मिली हुकूमत, तो क्या जो हमेशा हर पार्टी करती है कि उसके बाद जो पार्टी इक़्तिदार में आती है उनका जितना टेन्योर होता है, सिर्फ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, दाल नहीं हुई है, इंशाल्लाह हमारी पार्टी की तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा किसी पे अगर जी धांधली, तो अगर आपको नहीं मिलती, जहाँ कहीं कोई धांधली हुई तो उसकी निशानदेही करेंगे, लेकिन जो भी इक़्तिदार में आए उसको मौका देंगे, हुकूमत बनाए और काम करे, और पॉजिटिव अपोजिशन करेंगे। ठीक है, तो जिसकी कमी है आज़ाद कश्मीर में सर एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो सकता, जबकि वफाक के इतना करीब ये सूबा है, बिल्कुल साथ ही अटैच है, फिर भी नहीं हो सकता काम? पंजाब के बिल्कुल साथ बेल्ट भी अटैच है, लेकिन दूसरी तरफ हम गिलगित में देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, रोड स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो रोड स्ट्रक्चर में भी इतनी प्रॉब्लम है। फिर बेरोज़गारी का एक मसला बहुत ज़्यादा है, फिर बिजली का मसला वहाँ के लोगों को दरपेश आता है। जितना पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है उसके बावजूद क्या वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में हमें कश्मीर से मिलते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर की वो वैल्यू नहीं बन पा रही? सर जी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई पॉलिसी नहीं है, और जो भी हुकूमत में आता है वो बजाय इसके कि वसाइल कौम पे लगाए, वो ज़ाती फ़ायदा देखते हैं, और फिर ये तरजीहात ना पीपल्स पार्टी की रही है ना नून लीग की रही है। और आप देख लें कि जिस दिन हमारी पार्टी फॉर्म हुई है, तश्कील पाई है, उसी दिन अलीम खान साहब ने 70 किलोमीटर मोटरवे यानी अपनी मिनिस्ट्री है उन्होंने उसके मरी से मुजफ्फराबाद तक की मोटरवे उन्होंने ना सिर्फ ऐलान किया है, अमली इकदाम उस पर शुरू हो चुके हैं। इसी तरह उनकी ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म को प्रमोट करें। अगर हमें हुकूमत करने का मौका मिला इंशाल्लाह, तो हम साबित करेंगे कि टूरिज़म ही वाहिद ज़रिया आमदन है जो आप पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करके कश्मीर से हासिल कर सकते हैं। तो मैं ख़ुद 2 साल
टूरिज़म का मिनिस्टर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर में, ठीक। और 70 सालों में जो काम नहीं हुए मैंने 2 सालों में किए हैं। और आज भी आप आज़ाद कश्मीर में भी जाएं, किसी से पूछें कि टूरिज़म जो प्रमोट हुआ है उसमें किसका शेयर था, तो वो बताएंगे तो लोग खोखर साहब, आपको। आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज क्या क्या है, और ये भी बताइएगा कि एक तो टूरिज्म आपने बता दिया, और किन चीज़ों पर आप देखते हैं कि क्या आप प्रोजेक्ट्स आपके बेहतर दिमाग काम में हैं, क्या मंसूबे मैं बनाने 10 साल आज़ाद कश्मीर में मिनिस्टर रहा हूँ, ठीक 3 दफ़ा मेंबर असम्बली रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री मेरे पास रही है 5 साल। वेरी नाइस। बड़ी कोशिश की कि उसमें बेहतरी लाए, और बेहतरी लेके भी आए हैं बेशक। अब आज भी लोग याद करते हैं, टूरिज़म है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, यूथ अफेयर, इस तरह की 6-7 मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास रही हैं। सब में जो काम हुए हैं, मैं आज भी दावा करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, मेरे जो मद्दे मुकाबल वो भी जो 10 साल वज़ीर हैं, राजा सदीक साहब, ठीक। वो अपनी परफॉर्मेंस सामने लाएं कि उन्होंने 10 सालों में किया है, और मैं अपने सारा रिकॉर्ड सामने लाता हूँ कि 10 सालों में आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो तारीखी काम हुए हैं 3-4 मिनिस्ट्रीज़ में, वो मेरे अलावा किसी ने नहीं किए। ठीक। और आज अगर अलीम खान साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं, लेके आते हैं आज़ाद कश्मीर में IPP को, तो हम इंशाल्लाह ऐसी पॉलिसी वज़ा करेंगे जिससे शॉर्ट टर्म जो है वो आज़ाद कश्मीर में रोज़गार, बेरोज़गारी ख़त्म हो, रोज़गार पैदा हो, टूरिज़म की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रोड्स वगैरह बेहतर हों। तो इंशाल्लाह पूरी तरह करेंगे इस काम को इंशाल्लाह। तो आपसे हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि सही है। इंशाल्लाह इसके बाद हमें वाकई में कोई बदलाव नज़र आएगा, बेहतरीन नज़र जी आएगी, बिल्कुल सिर्फ बेहतरीन वादे और नहीं बातें नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरीन नज़र आएगी। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2011 में इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो लाहौर एक पुलिस स्टेशन का वाक़या, अगर टाइम हो आपको जी जी जी, आप प्लीज़, बताएं, प्लीज़ प्लीज़। बताइए। तो मतलब आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है वो किस तरह होते हैं, बिल्कुल, इससे पहले किस तरह होते रहे हैं। इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि मुनसफाना होंगे, फ़ौज की निगरानी में होंगे, और हर पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ वोटर जाएगा और वोट कास्ट करेगा, ना कि पहले क्या होता था? पहले जत्थे जाते थे और ठप्पे लगते थे। मैं आपको 2011 में नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में, ठीक। मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। मैं लाहौर एक पुलिस स्टेशन के विजिट पे गया, तो पोलिंग हो रही थी। मैं कोई 11 बजे स्कूल एक था, उस गेट पे गया तो पुलिस ने रोक लिया, जी आप किधर जा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं उम्मीदवार हूँ MKM का, और मैं अपने पुलिस स्टेशन को देखने आया हूँ कि यहाँ कैसे पोलिंग हो रही है। तो उस पुलिस वाले ने आवाज़ दी, अंदर से कोई बंदा बोला, उसने कहा जी इनको अंदर आने दें। मैं चला गया अंदर गया तो चारपाइयाँ पड़ी थी 3-4, तो उस पर एक शख्स लेटा हुआ था जिसका नाम है नसीर भुट्टा। अच्छा, वो ओके। उस वक्त MNA थे लाहौर से। ठीक है। तो उन्होंने अपना तारफ़ कराया, तो कहा जी कि मेरी ड्यूटी है यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पे, सही। तो आप सुनाएं क्यों तकलीफ़ की आपने यहाँ। मैंने कहा जी वोट देखने आया हूँ कि वोट किस तरह कैसे पोलिंग। हो रहा है? उसने कहा जी इलेक्शन तो हो गया है, अच्छा। अभी आप मैंने कहा जी अभी 11 हुए हैं, पोलिंग 5 बजे तक है, तो 11 बजे आप कहते हैं इलेक्शन हो गया। कहता है जी हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया। उसने आवाज़ लगाई, अंदर जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो बोला कि जी क्या बात है। उसने कहा जी बताएं कितने वोट रह गए हैं। उसने कहा जी कि 10 वोट रह गए उस हल्के उस पोलिंग स्टेशन में। अच्छा। 595 वोट थे। ठीक है। तो उसने कहा कि 10 वोट रह गए हैं, अच्छा, बाकी सारे डल गए। बाकी 585 डल गए हैं। ठीक है। तो खोखर साहब आए हैं इतने दूर से कराची से, तो 5 वोट इन्हें डाल दें। तो उन्होंने Oh 5 पर्चियां my काटी, स्टैंप लगाई, डाल दिए। शाम को रिजल्ट आया, वही 5 वोट मेरे वहां से निकले। ओए, ओए। ये इस तरह के इलेक्शन हालात नून हैं, लीग हाँ। यहाँ कराती रही है पिछले इलेक्शन तक। लेकिन सर, और ये तो इस फिर दफा सर, हम उम्मीद करते हैं आपकी जमात की अलायंस ही है जी फेडरल में, बिल्कुल है, लेकिन हम और क्या पता बैठना पड़ जाए आप लोग कश्मीर में वो उनके तो साथ। बात की बात है ना, बैठेंगे उनके साथ या खड़े होंगे उनके साथ। लेकिन अभी अगर मैं बैठना- हकायक बता रहा हूँ कि कश्मीरी इस चीज़ को जानते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम दांधली फिर नहीं ये होने सवाल देंगे। है। अगर सही इलेक्शन हुए तो नून लीग कोई 9 में से शायद कोई 1-2 सीटें ले ये सकती। सवाल इलेक्शन कमीशन पे वैसे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जी इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कहाँ हैं पाकिस्तान में, वो क्या सही है, करेंगे। सही है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक वेल हो बहुत गया। बहुत शुक्रिया ताहिर खोखर साहब आपका आने के बहुत लिए, शुक्रिया। और हमारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, ठीक है, कि आपकी मुहिम जो है वो अच्छे तरीके से चले और आप बरसर इक़्तिदार आएँ, जितने वादे आपने हमारी आवाम के साथ किए हैं उनको पूरा करने का आपको मौका मिले, और फिर दोबारा आप जो है हमें वक्त हम दें आपको ताकि हम ज़हमत आपके साथ देंगे, दोबारा जो है वो एक हाँ, सेशन जानना फिर से चाहेंगे। जरूर, करें। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ख़वातीन और हज़रात, हेडलाइंस का वक्त हुआ, चाहते हैं वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए।
अंदर से। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे ही ब्यूटी के जो ट्रेंड्स हैं वो भी अब नए हो रहे हैं, वो उसमें डिफरेंट क्रिएटिविटी भी आ रही है, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो नई चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं। ऐसी एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे हम जानेंगे कि क्योंकि उनकी जो स्टोरी है वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। वो एक आर्टिस्ट रही हैं, वो पेंटिंग्स करती रही हैं और उस पेंट से ही जो ब्रशेस से वो खेलती थी उनसे ही उनको ये लगा कि शायद वो ब्यूटी में भी जाना चाहिए उनको। सो वो इस तरह इस इंडस्ट्री में आई। अब तकरीबन काम अगर हम देखें तो दोनों एक ही है, आपने ब्रशेस के साथ ही खेल के बेसिकली खूबसूरती को जो है वो तस्वीर कशी उसकी करनी होती है, और जब हम मेकअप करवाते होते हैं तो तकरीबन वो भी वही काम होता है। लेकिन अब यहाँ सवाल जो है ना बहुत सारी चीज़ों का आता है। जैसे मैं और नजम बात कर रहे थे अभी ऑफ स्क्रीन, तो हम यही कह रहे थे कि अगर किसी भी सैलून में आप जाएँ, सो इवन अगर आपने पार्टी मेकअप भी करवाना है, सो वो आपको एक ही तरह का चूना लगा के बाहर भिजवा देंगे। और नजम का हमेशा ये सवाल होता है कि अपने नैन नक्श तो गायब हो जाते हैं, जो कि बहुत हद तक बजा भी है। हम अगर किसी की स्किन टोन के हिसाब से मेकअप को चूज़ करें तो मेरे ख्याल से एक नेचुरल लुक जो है उसको हम ज़्यादा फोकियत देते हैं, लेकिन वैसा हमारे मेकअप आर्टिस्ट नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे कि कैसे हर इंसान की पर्सनैलिटी के हिसाब से ही उसका मेकअप हो तो वो ज़्यादा बेहतर और अपीलिंग लगता है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी एंटरप्रेन्योर भी हैं, फातिमा अमीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फातिमा, अपनी जर्नी के बारे में सबसे पहले तो बताएं कि आपने जो है एनसीए से पढ़ा, आपने बाकायदा जो है आपको पेंटिंग्स का शौक था और उसके बाद आपने ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रखा। हाउ इज़ दिस जर्नी, कैसे आपने एक क्रिएटिव आइडिया से दूसरी में शिफ्ट किया? अगर देखा जाए तो आई थिंक एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आर्ट वो एक ही तरह की क्रिएटिविटी होती है। पहले मैं जो पेंट करती थी वो कैनवस पे पेंट करती थी, पेंट कलर्स ऑयल पेंट से करती थी। अब वही हमारा मीडियम शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स ह्यूमन फेस, बट और मेकअप प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, ब्रशेस वही हैं, टेक्निक्स वही हैं, और आर्ट वो चीज़ होती है कि आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पेपर पे करें या कैनवस पे करें। आर्ट के बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अब ब्यूटी की, ठीक है, यू आर एन एक्सपर्ट, आप हमें बता सकती हैं आजकल कौन सी नई चीज़ें हमें ना चेंज करने की बेसिकली ज़रूरत है। अपनी मीडिया इंडस्ट्री की हम बात करें तो हम बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं, तकरीबन डेली की बेसिस पे यूज़ करते हैं, और मेकअप फेस भी ख़राब ज़्यादा करता है। लेकिन ऐसे और फिर बहुत सारे लोगों का पूरा हुलिया ही बदल जाता है, नक्शा ही बदल जाता है। सो ऐसी कौन सी चीज़ें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है? जो इनका कंसर्न था सबसे पहले, जी बिल्कुल। आई थिंक जो चीज़ चेंज करने वाली इस टाइम पे है कि वो जो पहले ज़माने के एक मेकअप ट्रेंड्स चल रहे हैं, अखबारी जहान वाला मेकअप जो चल रहा है वो चेंज करने की ज़रूरत है। पीपल शुड कम टूवर्ड्स नेचुरल मेकअप। आप अपने जो, और मेरा भी जो स्टाइल ऑफ मेकअप है एज एन आर्टिस्ट वो ये है कि मैं लोगों के फीचर्स इन्हांस करना चाहती हूँ बजाय कि मैं तब्दील कर दूँ। ठीक। अब एक फॉर एग्जांपल एक किसी इंसान की आँख की एक शेप आलमंड शेप है, तो मैं बजाय कि उसकी शेप चेंज करके मेकअप करूँ, मैं उसी को एक्सेंचुएट करूँगी, ठीक हो, उसी को मैं उठाने की कोशिश करूँगी कि बजाय कि बिल्कुल चेंज कर दूँ। बिकॉज अक्सर ये होता है कि लोग जब आते हैं कहते हैं हमने इधर से मेकअप किया, उधर से किया, उसके बाद हमें लोग पहचान ही नहीं सके। सो मेकअप इज़ नॉट अ प्लास्टर, इट्स नॉट अ वे टू मास्क योर you know beauty, it's to enhance it. So आपने ये देखे ना कौन सा आर्टिस्ट जिसके पास आप जा रहे हो उसको ये कॉन्सेप्ट पता भी है या नहीं है। You know? How to choose the right makeup artist? The right makeup artist देखें जिस तरह से हम By seeing your followers or no followers तो आजकल खरीदे हुए हैं लोगों ने। So please. Followers numbers is just not the right way to choose. आप किसी को follow जब करते हो आपको समझ आ जाती है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन जस्ट मेकअप है, who's making up things, कौन बहुत कमर्शियल है। अगर आपको अब कस्टमाइज लुक चाहिए, आप थोड़ा रिसर्च करो, उनके ब्राइडल्स के प्रोफाइल को देखो कैसी ब्राइडल्स हैं, रिव्यूज़ चेक करो और आप विज़िट करो। आई थिंक बिफोर बुकिंग
everybody should visit and have a one-on-one meeting with their makeup artist. ठीक, अच्छा अगर हम फातिमा ये जानना चाहें कि आप जो हैं हाउ डू यू सी योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, Yeah. राइट? क्योंकि मेकअप बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे सलोन्स हम बाहर देख रहे हैं, राइट? बट हाउ डू यू थिंक यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? आई थिंक व्हाट मेक्स मी डिफरेंट इज़ कि मैं एक पेंटर टर्न मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ना मैंने यूट्यूब से बैठ के ट्यूटोरियल्स देखे हैं, आई एम नॉट सेल्फ टॉट, मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है उन आर्टिस्ट में जिन्होंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली होती है। आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। मैंने दुबई से, टर्की से कोर्सेज किए हुए हैं प्रॉपरली। आई हैव इन्वेस्टेड इन माय ट्रेनिंग। मैंने ये नहीं कि मैंने एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा है और अप्लाई कर दिया। नहीं, ये पता है आपकी एक अमानत भी होती है दूसरे की तरफ, बिल्कुल सही बात है, और उसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे और मैं अभी तक कोर्सेज करती हूँ, ये नहीं कि मेरी लर्निंग ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है जब तक आप एक फील्ड में हो, ब्यूटी इवॉल्व करती रहती है। 10 साल वाले ट्रेंड्स अभी नहीं फॉलो हो रहे, सो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। ऑलराइट, आपके पास जब ब्राइड्स आती हैं सो आई एम श्योर कि बहुत सारे कंसर्न्स लेकर आती होंगी, वो आप कैसे उनको एड्रेस करती हैं? और मोस्टली क्या कॉमन आप देखती हैं कि जो गर्ल्स आपको आकर कहती हैं कि इस किस्म का मेकअप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिकॉज वो स्पेशल डे होता है उनके लिए, और आप लोगों के लिए वो एक नॉर्मल डे है, एवरी डे है चीज़। लेकिन हाउ डू यू मेक दैट स्पेशल फॉर हर? और उसमें आप उनको समझाती हैं या उनकी जो है वो चीज़ समझ के खुद जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करती हैं? अब ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ अ टीम वर्क। ना मैं अपना ओपिनियन किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, और ना मैं, अगर आई प्रेफर कि जो क्लाइंट चाह रहा है मैं उसको वो चीज़ डिलीवर करूँ, But definitely you give her some good प्रोफेशनल suggestion, yeah. एडवाइस। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी एक डीप सेट आइज़ हैं, ठीक है, और वो कहें कि मुझे उसमें स्मोकी मेकअप चाहिए, मैंने देखा था, मेरी उस फ्रेंड ने किया था, मुझे वही चाहिए, तो आई टेल हर कि ठीक है, वो शायद उस फ्रेंड पे अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, मे बी योर आइज़ विल इन्हांस मोर। सो इट्स अ टीम वर्क। दे ट्रस्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं सजेस्ट करती हूँ सुनते हैं, और जो उनकी प्रेफरेंसेस होते हैं उसको मैं कंसिडर करती हूँ। यू कांट बी रिजिड, यू नो। और ऊपर से लड़कियों का एक स्पेशल डे होता है, वैसे वो इतनी नर्वस होती हैं जब आती हैं, उनको काम डाउन भी करते हैं हम उनको अच्छी तरह। लड़कियां फुट मसाज, हैंड मसाज, कॉफ़ी पिलाएंगे, पहले रिलैक्स करेंगे, कहते हैं टेक अ ब्रीदर, रिलैक्स, नाउ वी विल स्टार्ट योर मेकअप। ये नहीं कि हम लोगों ने एक फिश मार्केट क्रिएट किया हुआ है जहाँ अक्सर कमर्शियल आर्टिस्ट्स करते हैं। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर टू एनीवन कि एक तो आप खुद भी जल्दी जल्दी में काम करो, फिर दूसरे जिसका इतना इंपॉर्टेंट, फिर आपको कहा जाता है और 5 मिनट लेट आ गई है, विच मीन्स मैं तो ये एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी, या फिर आपने तो वो वाला पैकेज लिया ही नहीं था जिसमें दुपट्टा सेटिंग थी, अब उसके लिए आपको अलग से चार्ज करने पड़ेंगे। ऐसा भी होता है ऐसे, आई डोंट नो, बट हमारा तो एक पैकेज होता है जो हम पहले ही, मेरी टीम कम्युनिकेट कर देती है ऑन द टाइम ऑफ द बुकिंग कि इसमें ये सर्विसेज हैं, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। वी डू नॉट चार्ज कि अगर कोई लेट आ जाए, बट लोगों को दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आपको कोई किसी ने बुक किया है फ्रॉम अ सर्टेन टाइम लिमिट, लाइक एक टाइम स्लॉट आपके दिन पे। अब आई एम ऑल्सो अ मदर, आई हैव टू गिव माई चिल्ड्रन टाइम एज वेल, आई हैव टू गिव माई फैमिली टाइम। तो वो इट्स नॉट फेयर कि आप एक बुकिंग करके पूरा दिन किसी को बाउंड कर लो। यू हैव नॉट पेड फॉर दैट। ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस वक्त मेकअप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उनके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका भी एक कंसर्न था, हम ये बात करते हैं कि अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मेकअप में जिसको छोड़ देना चाहिए? We should let go of these things. बस बहुत रगड़ लिया। हाँ। बायकॉट, ये जो चिट्टा होना, ये जो बिल्कुल मुंह पे लोग कहते हैं ना, मुझे फेयर कर दें प्लीज, मुझे 2-3 शेड्स फेयर कर दें। मैं बड़ा काउंसिल करती हूँ लोगों को, फेयर कर दें प्लीज प्लीज। बट व्हाई? मतलब देखिए, सपोज मेरी एक स्किन है जो कि बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, सो व्हाई आई कैन नॉट बी ओके विद माय स्किन टोन? क्योंकि और आपको नहीं लगता कि अगर आप मुझे चिट्टा कर देंगी, चले सपोज मेरे हाथ तो चिट्टे नहीं होंगे, मेरा मुंह चिट्टा हो जाए, लड़कियां पूरी वो दे वांट के बाद भी आप करें चिट्टे कर दें सब। हाँ, बट यू नो व्हाट दिस इज, द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो उस वक्त ये चीज चाहती हैं, ये एक सोशल कंडीशनिंग है हमारी, जो बचपन से उस लड़की के दिमाग में डाली जा रही है थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ फेयरनेस क्रीम्स कि आप ये होंगी तो यही स्टैंडर्ड है ब्यूटी के। यही हम लोगों ने एक वो स्टैंडर्ड उनके माइंड में सेट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह द स्टीरियोटाइप इज ब्रेकिंग नाउ। अ लॉट ऑफ गर्ल्स नो कि यार हमें अपनी नेचुरल स्किन टोन्स में रहना है,
मैं भी वही प्रमोट करती हूँ एंड ये ट्रेंड अच्छा, खत्म वैसे होना चाहिए। नेचुरल स्किन टोन की अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि जी मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ना आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपकी फाउंडेशन और जो बेस है वो नहीं लगाई जाती, या तो कभी कभार वो एक डार्कर टोन में चले जाते हैं, या फिर वो थोड़े से ज़्यादा लाइट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी जी चिट्टा तो अच्छा होता है। सो स्किन के हिसाब से मेकअप करना, हाउ मच इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? You have to go to a professional. There are a lot of techniques जैसे color correction, which is a very important thing. आप अगर किसी की ये एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है। आर्टिस्ट भी जब एक्सपीरियंस्ड होता है वो देख के समझ जाता है कि इसकी अंडरटोन्स को कैसे एड्रेस करना है, इसके प्रॉब्लम्स को स्किन के कैसे एड्रेस करना है while keeping them in that tone. ठीक। I think you have to go to a professional for this. All right. Is it necessary to have the sharp looks for the party makeup? नहीं, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, इनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं, इनकी मेरे वाइफ साथ ना, अच्छा experience इनकी की अभी बात नहीं रिसेंटली देखे, मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली शादी हुई है, हाँ, ठीक इसीलिए है। इतने तो concerns। इनकी वाइफ, जाहिर सी बात है शादी के बाद तो खवातीन ज्यादा तैयार होने का शौक भी होता है, यही टाइम भी होता है, ठीक है। तो वो आई एम श्योर कि जाती होंगी तो फिर ये उनको कहते होंगे अभी तो तुम बदली हुई थी, अभी तुम कैसे बदल गई, यही होता होगा। नहीं, ये बात नहीं है। वो सिर्फ उनके साथ नहीं है, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स में अटेंड करता हूँ और मुझे सब लड़कियां एक जैसी लग रही होती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Yeah, because और सेम लगने की बात ये, ऑब्वियसली सेम तो नहीं होती, लेकिन सेम लगने की बात ये है कि the features, the sharp looks, मैं और फातिमा the आपको same लग रहे हैं? contouring, नहीं, हम the तो same contouring, मैं और फातिमा की बताएं आप। बिकॉज आप लोगों का डिफरेंस है, क्रिएट ही हो गया है। वो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आप एक टीवी मेकअप के साथ, वो एक डिफरेंस ऑलरेडी है, माइंड से डिफरेंस आ गया। बट या ही इज वैसे लेकिन- somehow very right, क्योंकि ना एक ही तरह की नाक की कंटूरिंग सबकी हुई भी है, yeah. और सबकी नाक एक ही जैसी, अब सबकी नाक And एक the जैसी hairdo तो as नहीं हो well. सकती। अच्छा, तो अब नाउ द थिंग इज आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये नहीं देखा आपने? नहीं, मेरा एज एन मेकअप मैं आपकी आर्टिस्ट, बात नहीं कर रहा, मतलब वैसे बाहर आउट जी, जी। मार्केट। I'll tell you what, मेरा जो एक चैलेंज होता है ना, और जो मेरा एक व्हाट आई टेल माय ब्राइड्स इज कि आप अगर मेरे साथ फॉर एग्जांपल 3 days बुक करेंगी, आई विल क्रिएट डिफरेंट लुक्स फॉर दोस 3 फॉर days. एवरीडे, ओके। आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ दैट वे। मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं एक ही तरह का लिपस्टिक चेंज कर देंगे, मेकअप आई मेकअप वो योगा बेस वो योगा। मैं आई टेल देम कि यू विल सी अ डिफरेंस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दोज क्लाइंट्स सेंड मी देयर फैमिली फ्रेंड्स। और मेकअप भी यार एक टिपिकल मेकअप नहीं होना चाहिए, हर एक बंदे की फीचर्स डिफरेंट Exactly, होते हैं, exactly. Very right. और वो डिफरेंट लगने स्पेशली चाहिए। अगर आपका हल्दी का इवेंट है और आप उस पे थोड़ा इजी अपने बालों को करें, ठीक है, और थोड़ा सा इजी, जिस तरह Relaxed. अगेन हाँ, बिल्कुल। कोट करना चाहूँगा, इंडियंस की जो हम देखते हैं, एक तो हम वैसे कपड़े भी नहीं यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाते कि वो कलर्स भी नहीं हमारे पास आ रहे, और फिर उस तरीके से मेकअप भी नहीं आ रहा। हाँ, आई थिंक व्हाट डू यू प्रेफर? वैसे इन्होंने हल्दी की बात की, हल्दी और मेहंदी पे लड़कियों का मेकअप होना कैसे मुझे तो चाहिए? लगता है कि उसमें बहुत नो मेकअप लुक होना ना? चाहिए, Yeah. बिकॉज व्हेन आई वाज क्योंकि अगले 2 दिन आपने बिल्कुल करते एक अलग जो रहना। है वो इलाज तैयारी में होना जाना है। चाहिए। तो आई ऑल्सो टेल ऑल द गर्ल्स हु बुक मी फॉर मेहंदी एंड हल्दी एंड उपटन कि लेट्स कीप इट वेरी सॉफ्ट, नो मेकअप लुक करते, और नो मेकअप ज्यादा मुश्किल होता है क्रिएट करना। बाय द वे लोगों की Yeah, मिसकंसेप्शन है कि exactly. इसमें अच्छा, जब वो कहते हैं जरा सा चाहिए, वो जो जरा सा को क्रिएट करना होता है, क्योंकि आपको अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। Yeah. हल्कों के ऊपर, डार्क सर्कल्स के ऊपर जब आपने हल्का सा मेकअप करना होता है, यू स्टिल हैव टू एड्रेस इट। Yeah, that's very Exactly. true. तो वो जो but- नो मेकअप लुक होता है वो वाकई में वो बहुत, वो सबसे और ज्यादा आपको पता पेचीदा है, जब होता है। मैंने अपना मेकअप बाय मारियो की एक मास्टर क्लास लिया, ही इज एन इंटरनेशनली सेलिब्रिटी का मेकअप आर्टिस्ट, तो उसका जो था ना, उसने कहा जो सबसे मुश्किल उसे मुझे लगी उसकी टेक्निक थी वो नो मेकअप वाली नो थी। मेकअप लुक, क्या बिकॉज उस पर एक तो टाइम इतना लगा, और फिर वो स्किन लुक्ड लाइक स्किन, और ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता सो है हाउ टू क्रिएट द नो मेकअप लुक में, नो मेकअप लुक में जो है आपको कौन सी चीज़ें, डूज एंड डोंट्स उसके क्या होंगे कि मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल नेचुरल भी लगे, लेकिन जाहिर है मैंने मेकअप तो किया हुआ है, क्योंकि मैंने भी थोड़े से तो छुपाने तो होंगे। यार एक तो हमारे ना दिमाग में जो प्री कंसीव नोशंस है ना, हम जो इंस्टाग्राम को देख के, पिंटरेस्ट को देख के, हम लोग एक एडिटेड पिक्चर्स को देख के समझते हैं कि ये मेकअप है। ये बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स हैं लड़कियों के। स्किन इज स्किन, उसका टेक्सचर भी आएगा,
True. इट कैन लुक नीट, लेकिन Yeah. वो प्लास्टिक नहीं बन नहीं बन सकता कि सकता। लगे कि इधर से हाइलाइटर चमक के उधर से जा रहा है। पिगमेंटेशन है मतलब ही it can कोई be- नहीं, पोर्स हाँ, है ही कोई नहीं, नहीं। बिल्कुल ही फिल्टर कर देते हैं ना, Yeah. तो उनको लगता है ये मेकअप के बाद स्किन ऐसी हो जाएगी। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच Very है। right. अच्छी होगी, रीडिफाइन होगी, ड्यूई भी लगेगी, बट इंसान All right. इंसान ही एक तो लगेगा। हमें गोरा होने को छोड़ना है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो बाइकआउट होनी चाहिए? बाइकआउट होनी चाहिए बैड मेकअप प्रोडक्ट्स, बैड मेकअप प्रोडक्ट्स, bad make cheap, yes, unhygienic. I'm sorry, but I will say this without being apologetic कि जो बहुत सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप उसके अंदर टैल्क एक इंग्रेडिएंट होती है, टैल्क पाउडर, उसका रेशो बहुत ज़्यादा होता है, मर्करी का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। Okay. वो आपकी स्किन को नुकसान ही देते हैं इन द लॉन्गर टर्म। इन्वेस्ट इन अ गुड फाउंडेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फाउंडेशन ले रहे हो विच इज़ फॉर 15,000 फॉर एग्जांपल, आप उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट ब्रेक डाउन करो कि ये मुझे 8 मंथ्स में इफ़ यू कितने, डिवाइड हाँ, इट, तो महीने का मैं 2,000 लगा रही हूँ अपने, या 1,500 लगा रही हूँ एक फाउंडेशन पे, बट एटलीस्ट इट्स नॉट कॉजिंग प्रॉब्लम्स कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके लाखों स्पेंड करूँ बाद में। वेरी राइट, दैट्स सो वेरी राइट। आई थिंक वो कहते हैं ना कि बी स्मार्ट अबाउट दिस, कि जो आपकी स्किन है वो अब्जॉर्ब करती है प्रोडक्ट्स, इट गोज डायरेक्टली इन योर ब्लड स्ट्रीम। आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मॉइस्चराइजर हो, Yeah. कुछ भी हो, यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, सस्ते मैंने के पता- पीछे अपने आप को वो ना खराब। लिपस्टिक्स का जो है ना, अगर हम बात करें, आजकल तो वैसे भी न्यूड ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन लिपस्टिक जितनी अगर चीप होती है तो एक तो ये है कि उसका पता चलता है, ठीक है, आपकी डायरेक्ट बंदा बता सकता है कि अच्छा ये वाली जो लिपस्टिक है ना, इट्स जस्ट ओके, ठीक है। दूसरा ये कि वो आपके होंठ भी ख़राब करती है, हाँ चीप जी, लिपस्टिक्स आपके होंठ काले करती है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कैसा होता जी है। बिल्कुल, उससे पिगमेंटेशन ट्रिगर हो जाती है बाद में। फिर अ लॉट ऑफ गर्ल्स दे कम, मतलब हमें आती हैं, वो कहते हैं कि हमारी लिप के कलर का कोई ट्रीटमेंट है, Yeah. तो वी सजेस्ट माइक्रो नीडलिंग, मीजो, वी आर आल्सो डूइंग स्किन ट्रीटमेंट्स। ठीक। फिर वो टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर देम टू कम बैक, बट पहली वो चीज़ आप मत करें जिससे आपका एक वो खराब हो सकता है। या बहुत सारे लोगों को ये वैसे रहती है शिकायत कि हम तो स्मोक ही नहीं करते, लेकिन हमारे लिप्स जो हैं वो काले हो गए हैं। इट इज़ बिकॉज द प्रोडक्ट वी यूज़ और और लिपस्टिक एक्सपायरी, प्लीज़ आई हैव टू टेल यू, ये बहुत लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मेकअप प्रोडक्ट्स के पीछे एक छोटा सा आइकॉन Yeah. बना होता है ऑफ अ कैप, उस पर लिखा होता है 12M या 6M, दैट, और वो एक कैप खुली होती है। दैट मीन्स कि आफ्टर ओपनिंग द प्रोडक्ट दिस इज 12 months. 12 मंथ्स, Yeah. उसके बाद आप डिस्कार्ड कर दें। हाँ, उसके बाद ये 4-4 साल तक कोई 4-4 साल कोई सीन नहीं है और 4-4 साल तक इस्तेमाल करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल न्यू ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, कौन से कपड़ों के हिसाब, सपोज मैंने ये पीच कलर पहना हुआ है, राइट, सो इसके हिसाब से किस तरह का, क्योंकि बाल जो है ना वो आपके कपड़ों के हिसाब से होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपका दिल कर रहा है तो आपने स्ट्रेट कर लिया, आपका दिल कर रहा है तो आप कर्ल्स डाल दो, इस तरह की चीज़ें जो यार हैं। देखो, मैं ना सारों को कहती हूँ कि लकीर के फकीर ना बनो। जस्ट बिकॉज कोई ट्रेंडिंग चल रही है चीज़ डजंट मीन कि वो आपको सूट करेगी। मेकअप एंड हेयर डिपेंड्स ऑन योर फेस स्ट्रक्चर। ट्रू। अब आपका ब्रॉडर फेस है, तो अगर आप बहुत टाइट बैक स्लीक करोगे तो आपका फेस और हेल्दी वाइड लगेगा। लगेगा, या। फिर उसमें ये होता है कि ब्लो ड्राइड लुक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई जो आपके पतले फेस हैं उसमें आप कर्ल्स डाल दो तो आपका एक वॉल्यूम आ जाता है फेस में। इसी तरह मेकअप को भी मुझे इस तरह से फेस की सिमेट्री और डायमेंशंस देख के करती हूँ। ठीक। अगर किसी का फोरहेड थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस्ड है फेस पे, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिमेट्री ऑफ द फेस। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके अगर हम अपने ब्रांड की बात करें तो उसके बारे में हमें बताइए, क्या आप उसमें क्लासेस भी देती हैं, जी, ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं, प्लस ये भी साथ बताइए कि क्या चार्जेस, मतलब कितने क्लासेस महीने, क्योंकि होता है ना एक 15 दिन का कोर्स होता है, इवन 3 दिन का भी कोर्सेज होता है, सो उसके हिसाब से ही चार्ज किए जाते हैं। और ये भी बताइए कि आप अपने ब्रांड में कौन सी नई चीज़ करती हैं, क्या एस्थेटिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं? देखिए, आई डू हैव मास्टर क्लासेस, वो आप मेरा इंस्टाग्राम porcelain.official को जब आप फॉलो करते हो तो उस पर अपडेट porcelain.official ऑन इंस्टाग्राम, तो उस पर आपको अपडेट्स मिल जाती हैं ठीक हो गया। कि अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं। तो मैं मास्टर क्लास डेफिनेटली रखती हूँ once a year,
ओके बिकॉज इट्स आई थिंक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कि अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो फिर आप प्रॉपरली टाइम निकाल के सही तरह क्लास दो और वो भी कुछ सीखे। बल्कि मेरी तो मज़े की बात है कि मेरी एक मास्टर क्लास के बाद लोगों ने प्रोफेशनल मेकअप स्टार्ट कर दिया, तो मैं तो बड़ी वो अमेज हुई कि ठीक है, इट्स अ गुड मास्टर क्लास बट यू स्टिल नीड मोर एक्सपीरियंस टू डू प्रोफेशनल मेकअप। एक प्रोफेशनल कोर्स आप इनरोल करो, फिर करो। एक मास्टर क्लास के ऊपर आप लोगों को नहीं कर सकते एक। बट I am introducing a master class in September October which will be announced on my Instagram। और उसमें सिर्फ मेकअप नहीं होता, उसके अंदर मैं स्किन के बारे में भी बताती हूँ कि यू हैव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप अच्छा मेकअप तब कर सकते हो जब आपको स्किन समझ हो। क्योंकि किसी की एक्ने प्रोन है, किसी की पिगमेंटेशन वाली है, किसी की मेच्योर स्किन है, सो जब तक आप स्किन को नहीं समझोगे आप उसको प्रेप एंड प्राइम नहीं कर सकते। अब किसी की ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर मैं और हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगा लूँ, वो और ऑयल, वो तो बेचारा तेल बिल्कुल प्रोड्यूस अभी तेल से मुंह निकाल के, हाँ वो तो वो हो जाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैं अपनी क्लास में एक बेसिक स्किन के बारे में भी समझाती हूँ and then the makeup comes later. Okay, so it's just a once a year एक ही मास्टर क्लास होती है, इसके अलावा other than that no courses available? I do have professional courses for people who want to do it, तो वो फिर हम लोग कस्टमाइज करते हैं कि ठीक हो गया। और एस्थेटिक्स आपके उसमें है, एस्थेटिक क्लिनिक वगैरह? we have some non-invasive aesthetic procedures like hydrofacial है, that's non-invasive, micro needling है, that I do myself। ठीक, तो जी ठीक हो। ऑलराइट, वेल आई गेस लास्ट में आपका कोई मैसेज हो तो प्लीज़। आई थिंक कि जस्ट कंसिस्टेंसी इज़ की। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा होता, डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट वन डे एट अ टाइम कीप वर्किंग हार्ड, और अल्लाह ताला ने हरकत में बरकत रखी हुई है तो वो हमेशा इट पेज ऑफ। एंड जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा साहब, Thank you so आपका much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। होती है तब। अच्छा, मेरे ख्याल है आपके पास थोड़ा सा आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हाँ, वेलकम बैक Welcome back. व्यूअर्स। जाली अद्वियात का कारोबार जो है वो सेहत के शोबे को दरपेश एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जाली अद्वियात का बढ़ता हुआ कारोबार सेहत के निज़ाम के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुका है। चंद अनासर ज़्यादा मुनाफे के लालच में ऐसी अद्वियात तैयार और फ़रोख्त करते हैं जो मयार, असर जो है वो उसका और हिफाजत के बुनियादी उसूलों पर पूरा नहीं उतरते। आलमी इदारा सेहत यानी कि WHO के मुताबिक कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में सप्लाई होने वाली अद्वियात एक काबिल ज़िक्र हिस्सा जाली या गैर मयारी होने का खदशा रखता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान आम मरीजों को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में भी जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ पर ड्रैप और सूबाई इदारे वक्तन फ़वक्तन गैर कानूनी अद्वियात बनाने वाली जगहों के खिलाफ एक्शन लेते रहते हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक जाली अद्वियात सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है बल्कि मरीज़ की जान के लिए भी ख़तरा बन सकती है। इसलिए आज हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारे हम देखते हैं कि मार्केट में आप लेने कुछ जब मेडिसिन जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये तो नहीं, इसके बजाय ये फार्मूला अवेलेबल है, और आप चूंकि दोबारा से अपने डॉक्टर से फिर कंसल्ट नहीं करते और वक्ती तौर पर वही आपको मेडिकल स्टोर पे गाइड कर दिया जाता है कि आप ये भी ले लें, ये वैसी ही है जैसी आपको लिख के दी हुई है, ये देखें सेम फार्मूला है, तकरीबन सेम ही है, तो हम वो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा बन सकता है, मयारी ज़िंदगी आपकी मुतासर कर सकता है, मौत का मसला भी जो है वो हो सकता है। और आवाम बहुत सारे लोग एडिक्शन भी मुस्तनिद मेडिकल स्टोर्स पर ही जाएँ। अब ये मुस्तनिद मेडिकल स्टोर्स क्या हैं?
हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर साथ मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स भी अटैच होते हैं, उनके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, खुद मेडिकल फील्ड से उनका ताल्लुक है। वी हैव विद अस द CEO ऑफ रिलायंस हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर बुरहानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का का शुक्र। शुक्र, डॉक्टर साहब, ये जिस मौजू का आज हमने इंतखाब किया, आई एम श्योर इसके ऊपर आप विद इन द मेडिकल फील्ड और हॉस्पिटल, चूँकि आप खुद एक हेड कर रहे हैं, आप इसके हवाले से दो चार होते होंगे, आपका इंटरेक्शन होता होगा ऐसी कंडीशंस के हवाले से, और आप सुनते भी होंगे। सो क्या इस वक्त रेशो है पाकिस्तान में अद्वियात और जाली अद्वियात के हवाले से? रेशो पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत अच्छा था। आपने सिर्फ जाली अद्वियात की बात नहीं की, आपने गैर मेयारी अद्वियात की बात भी की। अगर मैं सिर्फ जाली अद्वियात की बात करूं तो शायद वो उतना बड़ा रेशो ना हो, लेकिन साथ ही जब मैं गैर मेयारी को इंक्लूड करता हूं तो फिर रेशो बहुत बढ़ जाता है। और उस रेशो में हमें साथ के साथ उसकी सिग्निफिकेंस भी देखनी है कि क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी रीजंस देखनी है, उसकी रेमेडीज़ देखनी है। मेरे ख्याल है कि ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं रेशो देखूं तो ये एरिया टू एरिया वेरी कर रहा होता है कि आप किस एरिया में किस फार्मेसी आउटलेट से आप परचेजिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई फार्मेसी आउटलेट अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करता है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी। सही बात है। और वो फार्मेसी आउटलेट्स जो कि सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर रहे और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कहाँ से ज़्यादा कमा सकते हैं, हमें प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आप ये देखें कि ये 5% से 50% तक पे जा सकता है कि कुछ फार्मेसी चेन्स ऐसी होंगी कि जहाँ पे काउंटरफीट या जो स्पूरियस हैं। अब ये दो चीज़ें जो कि आपने आम पब्लिक के लिए बात की, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो काउंटरफीट या स्पूरियस, ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं। तो हमें इन दोनों को ही, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पब्लिक को, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करना है। आप काइंडली, आपने खुद जो दो अल्फाज के उसमें कहा, तो आप ये हमारी ऑडियंस के लिए इसको समझाइएगा डिफरेंशिएट करके कि जाली अद्वियात क्या होती है और गैर मेयारी क्या होती है। काउंटरफीट, ये जाली अद्वियात हैं। ठीक है। जाली अद्वियात क्या हैं कि ब्रांड ABC, अब वो ब्रांड ABC कंपनी XYZ का है, लेकिन कंपनी XYZ कोई नहीं बना रही, कोई और कंपनी, कोई रैंडम कंपनी या कोई लोकल प्रोडक्शन कोई ऐसे लोग जिनकी अपनी कंपनी भी नहीं है, उन्होंने कोई टैबलेट बनाने वाली मशीन अपने घर में रखी हुई है, वो टैबलेट्स बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं और सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर वो कंपनी से सप्लाई दी जाएगी तो वो पूरा चैनल होगा। कंपनी ड्रैप से रजिस्टर्ड होगी, उनकी इंस्पेक्शन हुई होगी, उनके कोई ना कोई SOPs होंगे, वो फॉलो हो रहे होंगे, और उसके बाद फिर वो ड्रग मार्केट में आई थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और डिस्ट्रीब्यूटर से होती हुई वो फार्मेसी आउटलेट पे पहुंची और सप्लाई दी गई। अच्छा, अब ये तो काउंटरफीट की प्रॉब्लम है, यानी कि जाली अद्वियात की ये प्रॉब्लम है कि लोग जो हैं वो विदाउट लाइसेंस, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं, और फार्मेसी आउटलेट्स जो हैं वो उसको डिस्काउंट की वजह से, क्योंकि वो लो रेट्स पे मिल रही हैं, तो वो डिस्काउंट की वजह से ले रहे हैं। अब जितने रोल प्लेयर इसमें फार्मेसी आउटलेट्स हैं या हमारे होलसेलर्स हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो रोल प्लेयर है वो हमारी जनरल पब्लिक भी बन रही है। ठीक। जनरल पब्लिक कैसे बन रही है? ऐसे कि इफ़ आई एम गोइंग, अगर मैं जा रहा हूँ किसी फार्मेसी आउटलेट पे कोई मेडिसिन लेने के लिए, एक जगह मुझे डिस्काउंट के साथ नहीं मिल रही और दूसरी जगह डिस्काउंट के साथ मिल रही है। हम ये सोचते हैं कि हमने 10% पैसा बचा लिया। ये फार्मेसी आउटलेट है जो कि हमें डिस्काउंट ऑफर नहीं करता, या 2% 3% डिस्काउंट देता है, दूसरा हमें 10 and 12% डिस्काउंट देता है। ऐसे भी फार्मेसी आउटलेट्स हैं जो कहते हैं कि जी महीने के पहले हफ्ते में आएँ और हमसे 12% डिस्काउंट लेके चले जाएँ। अब वो 12% डिस्काउंट तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो स्पूरियस ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। स्पूरियस कैसे? पहले हमने बात की थी काउंटरफीट की, अब बात कर रहे हैं स्पूरियस की, वो जो प्रॉपर सप्लाई चेन के थ्रू नहीं आई। अच्छा, मतलब जो प्रॉपर, देखिए जिस वक्त सप्लाई चेन है, इसका मतलब ये कि कंट्रोल टेम्परेचर में वो प्रोडक्ट मूव कर रही है। जब प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं है तो वो कोई अपनी गाड़ी में रख के लेके आ रहा है, कोई बाइक पे वो शॉपर्स में लेके जा रहा है। जब वो इस टेम्परेचर पे दवाई जाएगी तो उसका असर खत्म हो जाता है। कैसे मेंटेन रहे? ठीक है। और हमारी पब्लिक को होशियार रहना चाहिए कि वो फार्मेसी आउटलेट्स जो कि 10%, 12%, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या वो बगैर प्रॉफिट के बिजनेस कर रहे होंगे? नहीं, वो ऐसी ही स्पूरियस ड्रग सप्लाई कर रहे होते हैं जिससे पेशेंट को फौरी तौर पर डिस्काउंट तो मिल जाता है, लेकिन उसकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, या
उसके अदर साइड इफेक्ट्स एस्टैब्लिश्ड हो चुके होते हैं जो कि पेशेंट को फौरी तौर पे पता नहीं लगता, बिल्कुल सही एंड बात। ओवर देर स्पैन ऑफ पर टाइम हाँ, उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कहता है कि मैं पुरानी बीमारी से तो ठीक हो गया लेकिन अब एक नई बीमारी लग गई है। बिल्कुल सही बात है। मुकद्दर का खेल है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो खेल मुकद्दर का नहीं, वो खेल डिस्काउंट का है। ठीक हो गया बहुत जी। खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, हॉस्पिटल्स के साथ जो फार्मेसीज होती हैं वो उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है और फार्मेसी का किस हद इंतखाब तक करना, बिकॉज ये भी फिर authenticity- एक चीज़ बन गई है, तो आप ऑथेंटिसिटी के लिए फिर कहाँ पर जाएं, आपको तो नहीं पता कि किसकी सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड चल रही है। चंद एक जो मशहूर नाम है आपके, उन्हीं के पास जाएं हर दफ़ा, सेफ ये रहता है? नहीं, फिर देखिए अगर कम्युनिटी फार्मेसीज, जैसे मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल फार्मेसीज हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में अगर आप किसी शख्स को जानते हैं, देखिए मैं ये कहूँ किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो बिजनेस पर्सन है, वो ट्रेडर है, हु एवर दैट इज़, या उसकी एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। एक डॉक्टर के अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, एक इंजीनियर के भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं, बैंकर के भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं, इसी तरीके से एक फार्मेसी ओनर के भी अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब वो फार्मेसी और ओनर, we're not talking about the major cities, ये भी जहन में रखिएगा प्लीज़ कि हम बात कर रहे हैं रहीम यार खान या रोहड़ी, सखर, ऐसे इलाकों की जो शहर हैं, बहुत बड़ी आबादी को कैटर करते हैं, लेकिन उधर बड़ी चेन्स नहीं है फार्मेसीज की इस तरीके से। वहाँ पे ये रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारे लोगों को सिर्फ ये करना चाहिए कि अगर वो फार्मेसी पे जा रहे हैं तो उनसे पूछें कि आपने ये सप्लाईज कहाँ से ली हैं, क्या किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हाँ, से ली ये हैं? यही मैं पूछना चाह रही थी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कितनी इम्पोर्टेंट है कि इनका होना, इसके थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ही उसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रा प्रूफ हो सकती है। इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इसका मतलब ये है कि वो रजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी इंस्पेक्शन होती है। राइट। जब इंस्पेक्शन होती है तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। मैं नहीं कहता कि 100% मेंटेन रखना है, लेकिन 90%, 80%, 70% कहीं ना कहीं तो होंगे। स्टैंडर्ड ना होने से तो बेहतर होंगे ना। और यही वो मामला है जिसकी वजह से जो वो प्रोडक्ट्स जो कि होलसेल चैनल्स होती हैं या इंडिविजुअल्स उनको सेल कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो सप्लाईज आ रही होती हैं उनकी रिलायबिलिटी काफ़ी बेहतर होती है। ठीक हो गया। एक मैंने बात जो शुरू में की थी कि अक्सर हम जाते हैं फार्मेसिस पे, और बड़ी फार्मेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर खड़े हुए जो स्टाफ है वो हमें बोलते हैं हमारे पास ये फार्मूला तो नहीं है, ये फार्मूला है, ये सेम ही है, आप ले लें। और हम भी कई दफ़ा ट्रस्ट करके बिल्कुल ले लेते हैं। वो ले लेनी चाहिए सेफली? मैं एज अ डॉक्टर तो उसको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। इसलिए कि अमूमी तौर पे डॉक्टर्स, दिस इज़ नॉट ए बायस। हो सकता है अगर आपको बायस लगे तो ज़रूर बताइएगा कि बीइंग ए डॉक्टर हो सकता है कि मैं डॉक्टर्स के लिए बायस्ड हूँ और उनके लिए पॉजिटिव कह रहा हूँ। अगर आपको लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल है कि डॉक्टर ने चूँकि अपने पेशेंट के साथ डायरेक्टली डील करना होता है, पेशेंट ने डॉक्टर के पास आके बताना होता है कि मैं ठीक हुआ या नहीं हुआ। हाँ। ठीक। कितने दिन मैंने अब दवाई ली? अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही और वो दवाई की वजह से ठीक नहीं हो रही, तो भी वो समझेगा डॉक्टर की वजह से ठीक नहीं हो रही। Right. इसका मतलब डॉक्टर का स्टेक है। बिल्कुल है। जब डॉक्टर का स्टेक है तो वो चाहेगा कि अच्छी दवा जाए और मेरा मरीज ठीक हो, क्योंकि मरीज ठीक नहीं होगा देन देयर विल बी अ बैड नेम फॉर द डॉक्टर। Yeah, that's true. जबकि जो फार्मेसी आउटलेट है उसके बारे में तो कहीं कोई बात नहीं होगी, बात कोई आपकी किसी को नहीं हाँ कहेगा। ठीक है, लेकिन सर कुछ फार्मूलाज तो आई थिंक होते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन या एजोमेक्स का अगर हम कहें तो थोड़े से ही रद्दोबदल के साथ वो कहा जा सकता है। और एच पायलरी की जो मेडिसिन के लिए जो कैप्सूल मिलती है वो उसके दो अलग अलग नाम है, बट तकरीबन कैप्सूल भी सेम ही है और हल्की सी उसके फार्मूले में चेंजेस है। राइट, सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि वी आर नॉट डॉक्टर्स, हमें केमिस्ट ने भी बोल दिया है और हमें तकरीबन लग रहा है कि हाँ ठीक ही है, तकरीबन दोनों चीज़ों में फार्मूले में दो चीज़ें तो सेम ही है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? उसमें हमें एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह देखिए, जो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं, जब कोई दवाई बन रही है तो उसके SOPs क्या हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कैसी है। जैसे एज ए हॉस्पिटल मैं आपको बता सकता हूँ, उसी चीज़ को आप रेसिप्रोकेट करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मैं ये कहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में अगर जो नर्सिंग स्टाफ है, वी आर पेइंग 75,000 और 80,000 टू नर्सिंग स्टाफ। एक और हॉस्पिटल में चले जाएं, दे आर पेइंग 25 to 30,000। तो क्या ह्यूमन रिसोर्स में फर्क नहीं होगा? उनकी कैपेबिलिटी में फर्क नहीं होगा, उनकी एक्सपर्टीज में फर्क नहीं होगा, तो क्या वो ट्रांसलेट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट? यस, इट विल बी।
इसी चीज़ को अगर आप रेसिप्रोकेट करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि वो कंपनीज जिनके पास अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छी प्रोडक्ट देंगे, जिनके पास अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। एक और चीज़ बहुत कॉमनली हम देखते हैं दवाइयों से रिलेटेड, घर में या ख़ानदान में अगर कोई नर्स है या कोई अभी डॉक्टर है, आप उससे रिकमेंडेशन लेकर जो वो रिकमेंड करते हैं तो फलाने फूफा ने बोला है तो ये दवाई खा लो बेटा। और दूसरे किस्सा हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाके आप केमिस्ट से पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसकी मुझे दवाई दे दें, और वो दे भी देते हैं, अक्सर मैंने देखा है वो दे भी देते हैं, ठीक है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, और बोलते हैं हम आपको ये मसला है चेस्ट इन्फेक्शन है उसके लिए आप ये वाली जो है ना वो ले लें दवाई। तो ये कब ख़त्म होगा, क्यों चल रहा है ये सब चीज़ें, और इन पे एक्शन वगैरह क्यों नहीं होता? देखिए ये एक हमारे यहाँ का नॉन स्पेशलाइज्ड कल्चर है, नॉन स्पेशलाइज्ड कल्चर। यहाँ पे मैं अपने आप को, यानी जो हमारा सेगमेंट है डॉक्टर्स का, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अच्छा, हाउ? वो प्रॉब्लम कैसे एग्जिस्ट करती है कि पैराडोल ले लेते हैं। जब इंटरनेशनली हम देखते हैं तो हर डॉक्टर सिर्फ अपना स्पेसिफिक केस देखता है, उससे हट के कोई केस हो तो वो रेफर करता है। यहाँ पे हम लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं कि मैंने अगर आपको या आपको कोई केस रेफर कर दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि मुझे पता ही नहीं है। अब यही चीज़ जो है वो बाकी लोगों को भी होती है कि कोई नर्सिंग स्टाफ है, बल्कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में हुआ करता था, आई एम टॉकिंग अराउंड 30 years बैक, तो एक बार जो हमारे हॉस्पिटल में एक लैब का स्वीपर था, उसके फादर की डेथ हुई, हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो हम उसके गांव में चले गए। जब हम गांव में गए और उसका नाम पूछा कि जी वो जब्बार का घर, उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर जब्बार साहब से मिलना। राइट या ये तो होता है, ये तो मैंने भी सुना हुआ है। हमारे गांव में भी एक फार्मेसी वाला था जो एक डॉक्टर के साथ एज अ कंपाउंडर काम कर रहा था, और अब उस मोहतरम ने बाकायदा अपनी लैब तक उसके साथ बना ली है। वो डॉक्टर है और वो इतना अच्छा खासा चार्ज करता है कि मतलब आपके अच्छे डॉक्टर्स भी उतना ना करते हो। एक और ये तो मैंने भी चीज़ देखा है। जी जी जी, अभी हम जिस तरीके से ना अपनी पिक्चर्स भी दरमियान में डिस्प्ले कर रहे हैं कि सेम मेडिसिन का डब्बा है, सेम कलर है, सेम सब कुछ प्रोडक्ट है, और दो प्रोडक्ट्स हैं, एक फेक है एक रियल है। कोई बार कोड या कोई ऐसी चीज होती है जिससे पता लग सके कि ये इसमें ओरिजिनल क्या है मेडिसिन? हम जब अपने स्कूल लाइफ में थे ना, हाँ, तो वो मॉडल टेस्ट पेपर्स आया करते थे और उसके बैग पे लिखा होता था कि चोरों से होशियार। हाँ। नकालों से होशियार भी होता है। अच्छा, अब चूंकि वो उसकी कॉपी बना ली जाती थी, जब उन्होंने कॉपी निकाली और उसके पीछे चोरों से होशियार था, तो जो कॉपी किया करते थे उन्होंने भी लिख दिया चोरों से होशियार। आई मीन डेफिनेटली। तो सेम इज देयर कि यहाँ पे जो भी बारकोड आता है वो अपने पास भी उस बारकोड को कॉपी कर लेते हैं। तो फिर कैसे पता लगेगा? इसमें जो मैंने आपको चीज़ कही है कि सबसे अहम चीज़ ये Distribution है channel कि जाके पता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो किया जाए, और ऐसे लोगों को अगर आपके तो वो जो केमिस्ट है उसको नहीं पता होगा कि सही वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? ऑफ कोर्स पता होता तो है, वो बता देगा, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए नहीं। उसने अपने प्रॉफिट कहाँ देखिए डॉक्यूमेंटेशन देखना कि अगर मैं परचेज करने जा रहा हूँ, मैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स आपके पास आता हूँ, तो आई हैव द राइट कि मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं, अपनी इनवॉइस तो दिखाएं। हाँ, ये तो सही। राइट। अगर आपके पास परचेज इनवॉइस नहीं है कि आप किससे परचेज कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट, मैं कैसे ये एतबार कर लूं कि आपकी चीजें। What about the government authorities? Are they paying any attention towards this matter? यस ऑफ They कोर्स, are. वो फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, अगर मैं कहूँ कि ओवर स्पैन ऑफ लास्ट 20 years जो मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट। अच्छा, अगर हम ये, वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, हम फार्मेसी की जब बात करते हैं ना, तो इसके लिए जो फार्मेसी पे दवाइयाँ देने वाला है उसका भी फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन हर मेडिकल स्टोर पे हमें फार्मासिस्ट नहीं मिलता। तो कहाँ जाती है फिर हुकूमत या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसे अलाउ कर देती है? देखिए ड्रग, अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि आपको दिन में 20 hours यहाँ पे प्रोग्राम करना पड़े, आप कैसे करेंगे? और आपके प्रोग्राम्स की क्वालिटी क्या होगी? नहीं होगी अच्छी। नहीं हो सकती। इसी तरीके से हमारे पास स्टाफिंग कम होती है, काम बहुत ज़्यादा होता है। जब ये प्रॉब्लम होगी तो वो कैसे इसको इंश्योर करेंगे? ओके। हाँ, नहीं सही बात है। मैंने ऐसा देखा कि फिर भी जो अच्छे मेडिकल स्टोर्स हैं उस पे मौजूद होते हैं, साथ बॉयज उनमें हेल्पिंग हैंड, लेकिन सिर्फ जो बड़े ब्रांड्स हैं। या एग्जैक्टली, जो बड़े बाकी तो मैंने आपको बताया कि सर ये तो चलें, हम तो बड़े शहरों में रहने वाले हैं, हमारे पास फिर भी फैसिलिटी है कि अच्छे ब्रांड्स हैं कि आप उन तक रसाई हासिल करके जा सकते हैं। अक्सर शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर लोकल मेडिकल स्टोर्स हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है उधर के लोगों का। बिल्कुल ऐसे। वेल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। सेम हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आपके थ्रू कुछ मैसेज पहुंचा के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। ख़वातीन और हज़रात, लास्ट सेगमेंट हिस्ट्री। आज है 22 जुलाई, वर्ल्ड मैंगो डे। हर साल इस दिन को मनाया जाता है 22 जुलाई को। आम
जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है, उसकी ग़ज़ाई अहमियत, सकाफ़ती वरसा और आलमी मकबूलियत को उजागर करना जो है इस दिन का मकसद होता है। आम दुनिया के पसंदीदा फलों में शुमार होता है और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया बशमूल पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में इसे बेहद पसंद किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया के नुमाया आम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, जहाँ सिंदड़ी, चौंसा, अनवर अटोल, लंगड़ा और दुसेरी जैसे इकसाम अपनी मुनफरिद मिठास, खुशबू और जायके की वजह से दुनिया भर में मारूफ है। वर्ल्ड मैंगो डे के इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब होती हैं, आम फेस्टिवल्स होते हैं और नुमाइशों का इनेकाद किया जाता है जो आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेंगी, जहाँ आम की मुख्तलिफ इकसाम के ऊपर बात की जाएगी और इससे तैयार होने वाली मसनूआत और बरामदी सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये दिन आम के काश्तकारों की मेहनत को खिराज तहसीन पेश करने का भी दिन है और इस फल की आलमी अहमियत को उजागर करने का भी मौका फराहम करता है। तो आज 22 जुलाई को जितना हो सकता है आम खाएं। डॉक्टर साहब आप भी आम खाएं, ठीक है? और बल्कि इनफैक्ट बहुत जगह पे आम फेस्टिवल भी हो रहे हैं, सो जो इंटरेस्टेड हैं आप लोग भी जा सकते हैं। वैसे वाकई मुझे भी मुल्तान में बहुत पसंद। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम हर साल जो है वो आम फेस्टिवल होता है, जहाँ पर पाकिस्तान में बने हुए आम की 300 से ज़ायद इकसाम के आम वहाँ पर मौजूद होते हैं। 300 से ज़ायद इकसाम होती है आम की? जी 300 इकसाम आम की बहुत इकसाम होती है। ओके, हाँ आई रिमेम्बर मेरी एक दोस्त होती थी, उसको अनवर अटोल को उसने अनवर डिटोल बोल दिया था बिकॉज शी डज नॉट नो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अनवर अटोल तक का नहीं पता होता, बट या 300 इकसाम जानने की बात है। आज के प्रोग्राम से मुझे बस इतना ही, आप जाके आम एंजॉय करें। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।